नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो डीटी में अब अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। इसमें अपन गार वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। गार क्या होता है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, उसके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर से एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स का। तो लगभग 4 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहता है। सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। आज ही अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो गार वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस होता क्या है। इनके बारे में जानना पड़ेगा, इनकी मीनिंग जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टैक्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, इवेजन और अवॉइडेंस, इनका मतलब क्या होता है। तो उसमें भी सबसे पहले अपन देखेंगे टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है। टैक्स मैनेजमेंट तो जो आपका इनकम टैक्स लॉ बना हुआ है, इसका प्रॉपर वे में और टाइमली कंप्लायंस करना, प्रॉपर वे में और टाइमली कंप्लायंस करना, इसे बोलते हैं अपन टैक्स मैनेजमेंट। प्रॉपर वे में और टाइमली कंप्लायंस करना, इसे बोलते हैं अपन टैक्स मैनेजमेंट। ये मैं आपको चैप्टर डायरेक्ट कंसेप्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कंसेप्ट बुक ओपन कर लो, साथ में क्वेश्चन बैंक भी ओपन कर लेना, साथ साथ अपन को क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? जो भी लॉ है इनकम टैक्स का, उसका प्रॉपर वे में टाइमली कंप्लायंस करना, प्रॉपर वे में कंप्लायंस करना और टाइमली कंप्लायंस करना, ये होता है टैक्स मैनेजमेंट। इसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं टैक्स मैनेजमेंट के, जैसे टाइम पे रिटर्न फाइल करना, इसके अलावा टाइम पे टैक्स जमा करवाना, टाइम पे टीडीएस जमा करवाना, टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन होते हैं पीएफ वगैरह के, ईएफ वगैरह, ईएसआई वगैरह के, वो कंट्रीब्यूशन जमा करवाना, ये सब क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट। इसके अलावा कंप्लायंस रजिस्टर मेंटेन करना, कंप्लायंस रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना, फॉर्म वगैरह टाइम पे फाइल करना, ये सब क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट। प्रॉपर वे में और टाइम पे कंप्लायंस करना, ये होता है टैक्स मैनेजमेंट। टाइम पे रिटर्न फाइल करना, टाइम पे टैक्स जमा करवाना, इसके अलावा कंप्लायंस रजिस्टर मेंटेन करना, ये सब क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट। दूसरा है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? टैक्स प्लानिंग, ये वर्ड तो आपने भी काफ़ी सुना होगा, टैक्स प्लानिंग। काफ़ी सारे एसएससी क्या करते हैं, सीए से अपनी टैक्स प्लानिंग करवाते हैं, क्योंकि उनको तो ज्ञान होता नहीं है इनकम टैक्स लॉ का, फिर वो अपनी टैक्स प्लानिंग करवाते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? इनकम टैक्स लॉ में जो भी आपको डिडक्शंस वगैरह दे रखे हैं, जो भी एग्जम्पशन दे रखे हैं, उनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना। इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजंस है, जो एग्जम्पशन है, जो डिडक्शन है, इनका बेस्ट पॉसिबल वे में क्या करना? यूटिलाइजेशन करना। इनकम टैक्स में जो भी एग्जम्पशन, प्रोविजन, डिडक्शन दे रखे हैं, इनका बेस्ट वे में क्या करना? यूटिलाइजेशन करना। ये होता है टैक्स प्लानिंग। जैसे मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको प्रोप्राइटरशिप खोलनी चाहिए, फर्म खोलनी चाहिए या कंपनी खोलनी चाहिए, क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा? तो आप सेलेक्ट करते हो कि हाँ मैं तो फर्म खोलूंगा या मैं तो कंपनी खोलूंगा। जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा वो आप खोलने का ट्राई करोगे, क्योंकि देखो कंपनी में टैक्स रेट अलग है, फर्म पे टैक्स रेट अलग है, और प्रोप्राइटरशिप खोलते हो तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है, इंडिविजुअल पे टैक्स रेट अलग है। इसके अलावा फर्म के केस में पार्टनर रिम्यूनरेशन वगैरह का डिडक्शन भी आपको मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिडक्शन भी मिल जाता है। प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कंपनी खोलते हो तो कंपनी में काफ़ी सारे फायदे हैं। काफ़ी सारे फायदे कैसे? कंपनी में टैक्स रेट सबसे कम होती है। अगर आप मान लो कंसेशनल टैक्स रेट फॉलो करते हो, मैन्युफैक्चरिंग का धंधा करते हो, तो बीएबी में जा सकते हो, और अगर आप नॉर्मल कोई और धंधा करते हो तो बीएए ले सकते हो। तो वो सब देखना किस में आता है? टैक्स प्लानिंग में। वो सब किस में आता है? टैक्स प्लानिंग में। मान लो आपको लगता है कि कंपनी खोलने में आपका टैक्स कम बनेगा और आपने कंपनी खोल ली, तो ये टैक्स की चोरी नहीं है, ये टैक्स की चोरी नहीं है। ये क्या है? इनकम टैक्स लॉ में जो भी आपके प्रोविजन है उसका आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, बेस्ट यूटिलाइजेशन। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक तो जनरल रेट बता रखी है, एक कंसेशनल रेट बता रखी है। जनरल इनकम पे या तो जनरल रेट लगा दो या कंसेशनल रेट लगा दो। ये तो है जनरल इनकम पे या तो जनरल रेट लगा दो या कंसेशनल रेट, जो कौन सी? बीएए, बीएबी, बीएसी, बीएडी, बीएई वाली, वो लगा दो। तो उसमें से आपने मान लो जनरल की जगह कंसेशनल चूज कर ली, तो कुछ गुनाह किया क्या? कुछ गुनाह नहीं किया। आपने क्या किया? जो भी प्रोविजन है इनकम टैक्स का उसका आपने बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन किया, जो भी आपको बेटर लगा वो आपने लगा दिया, जो भी आपको बेटर लगा वो आपने लगा दिया। ये क्या है? टैक्स प्लानिंग। ये है टैक्स प्लानिंग। तो जनरल रेट सेलेक्ट करना या तो या कंसेशन रेट सेलेक्ट करना, ये भी क्या होती है? टैक्स प्लानिंग होती है। जिसमें भी आपका टैक्स कम आ रहा है वो आप चूज करोगे, वो आप चूज करोगे। इसके अलावा देखो इनकम टैक्स में आपको सेक्शन 80C से 80U में डिडक्शन भी मिलती है। अगर आप जनरल रेट फॉलो करते हो तो, कंसेशनल नहीं, जनरल फॉलो करते हो तो 80C से 80U में काफ़ी सारी डिडक्शन मिलती है। कंसेशनल में भी मिलती है लेकिन वहाँ कुछ मिलती है, कुछ गिनती चुनती की 80WW वगैरह वगैरह नहीं मिलती है। तो 80C से 80U वाली जो डिडक्शन मिलती है वो आपने क्लेम करी ताकि आपका टैक्स कम बने। आपने मान लो एफडी में पैसा जमा करवा दिया,
या आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कुछ गुनाह किया क्या आपने? कोई गुनाह नहीं किया। आपने इनकम टैक्स में जो प्रोविजन दे रखी है, डिडक्शन दे रखी है, उसका यूटिलाइजेशन किया है। तो ये क्या है? टैक्स प्लानिंग। इसी तरह से आपको सैलरी की एग्जेम्पशन काफ़ी सारी मिलती है, एचआरए वगैरह की। अगर आप जनरल स्लैब फॉलो करते हो तो एचआरए वगैरह की एग्जेम्पशन मिलती है, वो आपने क्लेम कर ली। कोई गुनाह किया क्या? कोई गुनाह नहीं किया। इसके अलावा एक चीज़ और आती है टैक्स प्लानिंग में। आपका कोई मेजर चाइल्ड है, मेजर चाइल्ड मतलब 18 ईयर्स से ज़्यादा का चाइल्ड है, 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा का चाइल्ड है, तो उसको आपने कोई असेट गिफ्ट कर दिया, उसको मनी गिफ्ट कर दी, असेट गिफ्ट कर दिया, उसके नाम पे एफडी कर दी, तो ये भी क्या होती है? टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग कैसे होती है? देखो, अगर आप माइनर चाइल्ड को गिफ्ट करते हो या स्पाउस को करते हो तो क्लबिंग हो जाती है, तो प्लानिंग कुछ काम की नहीं है, फिर तो क्लबिंग के प्रोविजन लग जाते हैं। लेकिन अगर आप मेजर चाइल्ड को गिफ्ट करते हो तो इनकम टैक्स में मेजर चाइल्ड के लिए क्लबिंग के प्रोविजन नहीं है। अगर आपने मेजर चाइल्ड को गिफ्ट किया ना, तो फायदा क्या होगा? मान लो आपके पास कोई एसेट है, एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग से आपको रेंट आ रहा है, आपने उसको मेजर चाइल्ड को गिफ्ट कर दिया, अब रेंट की इनकम मेजर चाइल्ड की बन जाएगी, आप 2 स्लैब का बेनिफिट ले सकते हो। या मान लो आपकी एक एफडी हो रखी है, एफडी पे आपको ब्याज मिलता है, अभी ब्याज की इनकम आपकी आती है, आपने एफडी अपने बेटे के नाम कर दी, मेजर चाइल्ड होना चाहिए मेजर, तो ब्याज की इनकम बेटे की बन जाएगी। अब बेटा मान लो कुछ कमाता दमाता नहीं है, नल्ला बैठा हुआ है, तो उसके स्लैब का बेनिफिट ले लोगे आप, आपकी इनकम मान लो ज़्यादा जा रही है, तो ऐसा कर सकते हो, मेजर चाइल्ड को गिफ्ट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि मेजर चाइल्ड पे क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगते। ये टैक्स प्लानिंग हो गई एक तरीके से। ये ज्ञान कौन देगा आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञान देगा, ऐसा आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने देखा कि कोई एसेट आपको चाहिए बिजनेस में, मशीन चाहिए मान लो, तो मशीन को रेंट पे लें या परचेज करें? क्या करें जो आपके लिए बेनिफिट होगा वो करोगे। रेंट पे लोगे तो आपको रेंट का डिडक्शन मिलेगा, परचेज करोगे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। उस अकॉर्डिंग आप देख लो किस पे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपने चूज़ किया कि रेंट पे लें या परचेज करें, तो आपने रेंट चूज़ कर लिया मान लो, तो कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत नहीं किया। ये सब क्या है? टैक्स प्लानिंग। इनमें आपने कुछ फर्जीवाड़ा नहीं करा, ये सब होती है टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स लॉ में जो भी आपको प्रोविजन, एग्जेम्पशन, डिडक्शन दे रखे हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ये होता है टैक्स प्लानिंग। अब अपन आ जाते हैं टैक्स इवेजन। ये होता है साफ साफ टैक्स की चोरी करना, इलीगल तरीके से टैक्स को अवॉइड करना, साफ साफ टैक्स की चोरी करना, ये होता है टैक्स इवेजन। आपने क्या करा? फर्जी खर्चे रिकॉर्ड कर लिए बुक्स में, फर्जी खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, या आपने इनकम रिकॉर्ड ही नहीं कर रही, आपको डिविडेंड मिलता, डिविडेंड रिकॉर्ड ही नहीं करा, या आपने मान लो बिजनेस की इनकम को खेती की इनकम दिखा दिया। मान लो मुझे क्लासेस से इनकम होती है, मैंने उसको खेती की इनकम दिखा दिया, खेती की इनकम दिखा के एग्जाम करवा लिया। बताओ ये सब क्या है? टैक्स इवेजन, साफ साफ टैक्स की चोरी करना। साफ साफ टैक्स की चोरी करना ये क्या होता है? ये होता है टैक्स इवेजन। फर्जी खर्चे बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया आपने, जबकि आपके खर्चे हैं ही नहीं, फिर भी आपने रिकॉर्ड कर लिया बुक्स में। या आपने इनकम ही रिकॉर्ड नहीं करी, या बिजनेस की इनकम को खेती की इनकम दिखा रहे हो, बिजनेस इनकम को आप एग्जाम इनकम दिखा रहे हो, ये होता है टैक्स इवेजन। साफ साफ टैक्स की चोरी करते हो तो क्या होता है? आपकी दिक्कत हो जाती है। अगर आप पकड़े गए तो देखो, नहीं पकड़े गए तो बात अलग है, लेकिन आप पकड़े गए, मान लो स्क्रूटनी वगैरह में, स्क्रूटनी होती है ना 143 में, याद करो, या मान लो आपका केस खुला 147 में, वहां पकड़े गए और टैक्स इवेजन आपका पकड़ा गया, तो आपकी दिक्कत हो जाती है। तो जितनी भी इनकम आपने छुपाई थी, एक तो उस पर टैक्स और इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, साथ में आपके लगती है फिर पेनल्टी। याद करो, पेनल्टी चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, 270A वाली पेनल्टी लगती है। इसे माना जाता है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अगर आप फर्जीवाड़ा करते हो। और 270A में कितनी पेनल्टी लगती है? 200% ऑफ टैक्स, 200% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगती है। साफ साफ टैक्स की चोरी करते हो तो याद है ना, 200% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लग जाती है। आप साफ साफ टैक्स की चोरी कर रहे हो, अगर चोरी आपकी रेड में पकड़ी गई, सर्च में, तो सर्च के केस में, सर्च वाला केस हो जाता है, तो सर्च वाली पेनल्टी लग जाती है, फिर आपके पेनल्टी लगती है, इसमें भारी पेनल्टी लगती है अगर ये कांड करते हुए आप पकड़े गए तो। इसके लिए लो ने क्या कर रखा है? बिल्कुल मना कर रखा है कि आप फर्जी खर्चे दिखा के इनकम कम कर लो। ऐसा लो में कहीं लिखा हुआ है? तो कोई सेक्शन है क्या कि चलो फर्जी खर्चे बुक कर लो आप तो और इनकम कम कर दो? लिखा हुआ है क्या कहीं पे? तो इसके लिए लो ने बिल्कुल मना कर रखा है टैक्स इवेजन। अब अपन आते हैं टैक्स अवॉइडेंस, सबसे काम की चीज टैक्स अवॉइडेंस। ये क्या बोलता है टैक्स अवॉइडेंस? लॉ के अंदर, इनकम टैक्स लॉ में जो भी लूप होल्स हैं, देखो जो भी लॉ बनते हैं सभी लॉ में क्या होते हैं? लूप होल्स होते हैं। जितने भी एक्ट बने हुए हैं सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है। इसी कारण क्या होता है, ये जो एक्ट होते हैं वो हर साल अमेंड होते रहते हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, हर साल उनमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि इनमें लूप होल्स रहते हैं। जैसे जैसे लूप होल्स का पता पड़ता है अपन उनको अमेंड करते जाते हैं। तो आपने क्या किया? इनकम टैक्स लॉ में जो लूप होल्स हैं उनका आपने फ़ायदा उठाया। इनकम टैक्स लॉ में जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठा के आपने डिपार्टमेंट वालों के मजे ले लिए, उनका फ़ायदा उठा के आपने डिपार्टमेंट वालों के मजे ले लिए। ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। ये क्या होता है टैक्स अवॉइडेंस? इनकम टैक्स लॉ में जो लूप होल्स हैं
इनकम टैक्स लॉ की जो कमियां हैं, कमियों का फायदा उठाया और डिपार्टमेंट वालों को चूना लगा दिया, डिपार्टमेंट वालों को चूना लगा दिया। ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। आपने साफ साफ टैक्स की चोरी नहीं करी, आपने टैक्स इवेजन नहीं करा। टैक्स इवेजन करा तो आप सीधे मर जाओगे, पकड़े गए तो सीधे पेनल्टी वगैरह ठुकेंगे, जेल जाना पड़ेगा, वो अलग। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? इनकम टैक्स लूप होल्स का आपने फायदा उठाया और डिपार्टमेंट वालों के साथ टाइम पास करा, डिपार्टमेंट वालों को चूना लगा दिया। ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। डिपार्टमेंट वालों को चूना लगाया लूप होल्स का फायदा उठा के, लूप होल्स का फायदा उठा के। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा आपको, टैक्स अवॉइडेंस का एक एग्जांपल देता हूँ। अपन ने याद करो 40A3 एक सेक्शन पढ़ा था कैश पेमेंट वाला। 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट करते हो तो वो डिसअलाउ हो जाता है सिंगल डे में सिंगल पर्सन को। अब मान लो आपने सिंगल डे में एक पर्सन ने है अमन को पेमेंट किया 40,000 का कैश में, क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। ये प्रोविजन है। अब आपने क्या किया? ये तो पता है आपको भी प्रोविजन है। आपने पेमेंट को टुकड़ों में तोड़ दिया। 40,000 की पेमेंट को 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 और 8,000 5 दिन एंट्री रिकॉर्ड कर दी। 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 और 8,000 ईच की एंट्री आपने 5 दिन रिकॉर्ड कर दी, या 5 टुकड़ों में पेमेंट कर दिया मान लो। अब बताओ डिसअलाउ होगा क्या? नहीं होगा। अब डिसअलाउ नहीं होगा। 10,000 की लिमिट है ना वहाँ पे, तो उस सेक्शन में क्या है? लूप होल है। उस सेक्शन में ऐसा लूप होल है, तो उस लूप होल का आपने फायदा उठा लिया और डिपार्टमेंट वालों को चूना लगा दिया, जबकि डिसअलाउ होना चाहिए था, फिर भी डिसअलाउ नहीं हुआ। ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस मतलब आपने लॉ में कोई किसी चीज़ का बेनिफिट ले लिया, जबकि लॉ मेकर का ऐसा इंटेंशन नहीं था। जिसने लॉ बनाया है ना, उसका ये इंटेंशन नहीं था। उसका इंटेंशन तो ये था कि 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट पूरा डिसअलाउ होना चाहिए, पर लूप होल है लॉ में, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। लोग क्या करते हैं, टैली में या बुक्स में अपनी ऐसा कोई पेमेंट भी होता है तो टुकड़ों में बांट देते हैं, 5 दिन में एंट्री दिखा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो लॉ के लूप होल का आपने फ़ायदा उठाया। ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। टैक्स अवॉइडेंस रोकना काफ़ी भारी काम है, ऐसे रुकता नहीं है और पकड़ में भी नहीं आता, क्योंकि आप लॉ के लूप होल का फ़ायदा उठा रहे हो, मतलब आप दिमाग वाले आदमी हो। तो टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए सार मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। गवर्नमेंट को पता चल गया यहाँ तो टैक्स अवॉइडेंस हो सकता है, यहाँ लॉ में लूप होल है, तो गवर्नमेंट ने उनको ठीक किया और कुछ सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में डाल दिए। काफ़ी सारे डालेंगे, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए। जैसे 40A2 रिलेटिव को पेमेंट करते हो आप, मार्केट प्राइस से ज़्यादा का पेमेंट करते हो तो एक्सेस वाला डिसअलाउ हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। पढ़ाया था ना अपन ने, ये पहले नहीं था ये प्रोविजन, पर बाद में पता चला गवर्नमेंट को कि लोग क्या करते हैं, रिलेटिव को भयंकर पेमेंट दिखाते हैं, 5 लाख 10 लाख का पेमेंट दिखाते हैं, जबकि उनकी औकात इतने पेमेंट की होती नहीं है सामने वालों की रिसीव करने की। तो ये सेक्शन डाला लूप होल को ठीक करने के लिए। ऐसे ही सेक्शन 92 ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन पहले नहीं थे इनकम टैक्स में, आज से 20-25 साल पहले ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लाए गए थे। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है क्या करती है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन करती थी और उसको मैनिपुलेट कर देती थी। तो उसको ठीक करने के लिए सेक्शन 92 स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल डाल दिए गए। ऐसे ही 94A जो एनजे वाला पर्सन होता है, पढ़ा था ना अपन, एनजे वाला पर्सन, उसके प्रोविजन भी क्या है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। एक 94B आया था अपना, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लेती है बड़ी मात्रा में और उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे करती है, फिर भी उसमें एक लिमिट लगा दी 94। ये सब क्या है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स ये इनकम टैक्स एक्ट में डाल दिए गए, ताकि जहाँ भी लूप होल है वो ठीक हो जाए और कोई भी ऐसे टैक्स का बेनिफिट ना ले, दूसरे तरीके से टैक्स का बेनिफिट ना ले, जो टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है वो रुक जाए। तो ऐसे काफ़ी सारे सेक्शन डाल दिए गए इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें डालने के बाद, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल, जैसे डीम डिविडेंड वाला कंसेप्ट है ना, डीम डिविडेंड पढ़ा था ना अपने अदर सोर्स में। डीम डिविडेंड भी क्या है, बाद में डाला गया था। क्यों? कंपनीज क्या करती थी, प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स वगैरह को लोन एडवांस देती रहती थी, डिविडेंड की जगह लोन एडवांस दे देती थी, डिविडेंड की जगह लोन एडवांस चेपती रहती थी उनको, क्योंकि डिविडेंड तो टैक्सेबल हो जाता, तो उस लोन एडवांस को भी क्या मान लिया, डीम डिविडेंड। तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, ये बाद में डाले गए। लेकिन अब आपको पता है इंडिया के लोग तो काफ़ी दिमाग वाले हैं, इनको जब तक टैक्स की चोरी ना करेंगे, जब तक टैक्स के बेनिफिट ना लेंगे, इनको मज़ा नहीं आता। ये कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते थे, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते थे।
तो अब गवर्नमेंट भी दुखी हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कितने बनाएंगे सार, कितने सार बनाएंगे, हम कितने स्पेसिफिक रूल्स डालेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉमन रूल डाल दिए, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इनकम टैक्स में डाल दिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार का प्रोविजन ले आई गवर्नमेंट। और गार में बोला अगर आप कोई भी टैक्स अवॉइडेंस करते हो, जो सार में कवर्ड है वो तो सार लग जाएगा उन पे तो, लेकिन उसके अलावा भी कोई भी टैक्स अवॉइडेंस करते हो, मतलब लॉ में को फॉलो करते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए, या लॉ में रहते हुए आप लॉ के मजे लेते हो, लॉ में रहते हुए अगर आप लॉ के मजे लेते हो या डिपार्टमेंट वालों को चूना लगाते हो, तो आपको आपके ऊपर हम लगा देंगे गार, आपके ऊपर हम लगा देंगे गार। और आपने जितना भी बेनिफिट लिया है, जितना भी टैक्स बचाया है, सारा का सारा विड्रॉ कर लेंगे आपका। पेनल्टी वगैरह लगाएंगे वो अलग है, लेकिन जितना बेनिफिट लिया सारा का सारा विड्रॉ कर लेंगे। ये गार के प्रोविजन लाए गए। और ये गार के प्रोविजन इसी कारण लाए गए क्योंकि लोग क्या करते थे, इनकम टैक्स के काफ़ी सारी लूप होल्स हैं, अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं, उनका फ़ायदा उठा लेते थे। तो अगर आप पकड़े गए, और इसको पकड़ना काफ़ी खतरनाक काम है, तो पकड़े गए तो आपके लग जाएंगे गार के प्रोविजन। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि लॉ मेकर का ऐसा इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप फायदा उठा रहे हो, तो आपके ऊपर लग जाएंगे गार के प्रोविजन। गार के प्रोविजन, और गार के प्रोविजन लग गए तो जितना भी आपने टैक्स बेनिफिट लिया है वो आपका विड्रॉ किया जाएगा, जितना भी आपने टैक्स का फायदा उठाया वो आपका विड्रॉ किया जाएगा। पेनल्टी वगैरह होंगी वो अलग होंगी, वो अलग होंगी। अब ये गार के प्रोविजन जो है बाद में आए थे, बाद में कब से, 1 अप्रैल 17 से आए थे। नहीं तो आपको मैंने एक वोडाफोन केस लो पढ़ाया था, याद हो तो आपको, वोडाफोन केस लो जो 2012 की बात है, आसपास की बात है तब की। उन्होंने भी क्या किया था, वोडाफोन ने भी, वोडाफोन और जो सीजीपी वगैरह थी ना वो सारी, हचेसन एसआर वगैरह लिमिटेड, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी टैक्स अवॉइडेंस किया था। लॉ को फॉलो करते हुए लॉ के मजे लिए थे उन्होंने, क्योंकि तब लॉ में एक बात लिखी हुई थी इनकम टैक्स में कि नॉन रेजिडेंट के कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा, अगर इंडिया में कोई कैपिटल एसेट सिचुएटेड है उसको ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होता है तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। इंडिया में कैपिटल एसेट सिचुएटेड है तो, इतनी सी लाइन लिखी हुई थी। और इसी का फायदा उठा के उन्होंने क्या किया, एक फर्जी कंपनी सीजीपी बनाई। सीजीपी कहाँ बनाई, कोई मॉरिशियस वगैरह में बनाई जहाँ टैक्स रेट काफ़ी कम लगती है। और क्या किया, उस सीजीपी के शेयर ट्रांसफर किए, इंडियन कंपनी के नहीं किए, इंडियन कंपनी के तो सीजीपी ने होल्ड कर रखे थे, सीजीपी के शेयर ट्रांसफर किए। तो उन्होंने दिमाग लगा के किया था। तो अगर गार के प्रोविजन पहले ही आ जाते ना, तो जो वोडाफोन वगैरह थे, वो जो भी जिन्होंने भी ट्रांजेक्शन किया था, सारे गार के प्रोविजन में नप जाते, इसमें पकड़े जाते, वो उन पे गार के प्रोविजन लग जाते। लेकिन गार के प्रोविजन तो तब थे ही नहीं, इसलिए वो बच गए, तो 4 चीज़ें होती है, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, टाइमली और प्रॉपर वे में लॉ का कंप्लायंस करना। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, लॉ में जो भी प्रोविजन, एग्रीमेंशन, डिडक्शन दे रखे हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। टैक्स इवेजन क्या होता है, साफ साफ टैक्स की चोरी करना। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, लॉ को फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट वालों को चूना लगाना, लॉ को फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट वालों के मजे लेना, डिपार्टमेंट वालों को चूना लगाना, ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए क्या बने हुए हैं, या तो स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं, और जहाँ स्पेसिफिक रूल नहीं बने हुए वहाँ लग जाएगा गार, इसको ध्यान से कर लेना। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको कुछ सिचुएशन दे दी जाती है, आपको बताना है वो टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन है, ये आपको बताना पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है इस चैप्टर से, 4 मार्क्स तक इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज होता है। अब अपन पढ़ेंगे गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार अपन पढ़ने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट में इसके सेक्शन है गार के, सेक्शन 95 में बता रखा है गार के बारे में। अब सेक्शन 95 में क्या बता रखा है, एक एक करके अपन देख लेते हैं। इसमें लिख रखा है, एन अरेंजमेंट एंटर्ड बाय द एसएससी मे बी डिक्लेयर्ड टू बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। अगर एसएससी कोई भी अरेंजमेंट में एंटर होता है, अरेंजमेंट मतलब ऐसा मानो ट्रांजेक्शन, एसएससी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर होता है, उसे इस सेक्शन के अंदर IAA इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, और उस ट्रांजेक्शन पे गार्ड लग सकता है। ऐसा बोला, पहली लाइन में क्या बोला, अगर एसएससी किसी भी अरेंजमेंट में या किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर होता है, तो उस ट्रांजेक्शन को IAA इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, और उस पर गार्ड लग सकता है, ऐसा बोला गया। अब आप बोलोगे ये IAA क्या होता है, अभी पता चलेगा आपको। IAA एक बार होल्ड करो। अब अरेंजमेंट का मतलब क्या है, मैंने बता दिया। अरेंजमेंट का मतलब
कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी स्कीम या कोई भी अंडरस्टैंडिंग, आप तो ट्रांजेक्शन मानो, कोई भी ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन। तो अरेंजमेंट मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, वो कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब गार के जो प्रोविजन है, मैंने आपको बताया था, गार के प्रोविजन डीटीडब्ल्यू को ओवरराइड कर देते हैं, और गार के प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट को भी पूरा ओवरराइड कर देते हैं। अगर किसी पे गार लग रहा है ना, तो गार ही लगेगा, सब चीजें भूल जाओ। गार के प्रोविजन डीटीडब्ल्यू को भी ओवरराइड कर देते हैं, वो मैंने आपको बताया था, याद करो डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में। प्रोविजंस ऑफ डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट गार विच एवर इज बेनिफिशियल एसएससी पे लगेगा। तो गार के प्रोविजन जब डीटीडब्ल्यू को ओवरराइड कर देते हैं, तो गार के प्रोविजन पूरे इनकम टैक्स एक्ट को भी क्या कर देते हैं, ओवरराइड। मतलब सेक्शन 95 सबको ओवरराइड करता है, इनकम टैक्स के जितने भी सेक्शन है सबको ओवरराइड करता है गार के प्रोविजन। गार के प्रोविजन सबको क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें एक पॉइंट बता दिया कि गार के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर जिन पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लो 3 पार्टीज थी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है इन 3 के बीच में हुआ है। तो जिन पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, उन सभी पार्टीज को मिला के जो टैक्स बेनिफिट हुआ है ना, वो 3 करोड़ का है। पूरे साल में कितना है, 3 करोड़ रुपए का है, 3 करोड़ रुपए तक का है, तो गार के प्रोविजन लगेंगे ही नहीं। मतलब इन तीनों ने कोई ट्रांजेक्शन किया होगा। अब ट्रांजेक्शन देखने में तो क्या लग रहा है कि इन्होंने टैक्स अवॉइडेंस किया, टैक्स इवेजन नहीं। देखो, अगर आप साफ साफ टैक्स की चोरी करते हो तो मारे जाओगे। टैक्स अवॉइडेंस मतलब लॉ में लूप होल है, आपने उसका फायदा उठाया है, चलो फायदा उठाया इन तीनों ने, लेकिन तीनों को जो मिला के एग्रीगेट बेनिफिट, तीनों को मिला के जो फायदा हुआ उस ट्रांजेक्शन से, वो कितना हुआ पूरे साल में, 3 करोड़ रुपए तक का हुआ है। 3 करोड़ तक का इन्होंने टैक्स बचा लिया, 3 करोड़ रुपए तक का टैक्स बचा लिया, तो गार के प्रोविजन नहीं लगेंगे। मतलब छोटे मोटे केस के लिए नहीं बनाए गए गार के प्रोविजन। और वैसे भी गार के प्रोविजन बस एसएससी को डराने के लिए बनाए हैं, वो भी बड़े बड़े एसएससी को, क्योंकि गार के केस जो पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब टैक्स अवॉइडेंस को पकड़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है, ऐसे आसानी से पकड़े नहीं जाते टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस मतलब एसएससी ने भयंकर दिमाग लगा के लॉ के लूपहोल का फायदा उठाया है। पकड़ना छोटी बात नहीं होती, टैक्स इवेजन तो फिर भी पकड़े जा सकते हैं, टैक्स अवॉइडेंस पकड़ना तो बिल्कुल ही बड़ी बात होती है। तो गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती छोटे मोटे केस में। बड़े केस जैसे वोडाफोन वाला केस था, उसमें हजारों करोड़ का टैक्स था, हजारों करोड़ का टैक्स। ऐसे बड़े केस के लिए होता है, ऐसे बड़े केस के लिए लाए गए हैं गार के प्रोविजन। तो सभी पार्टीज का मिला के टैक्स बेनिफिट कितना है, 3 करोड़ तक का है, तो गार के प्रोविजन लगेंगे नहीं। 3 करोड़ से ज़्यादा है तो ही लगेंगे। और ये पर पार्टी नहीं है, उस ट्रांजेक्शन में जितनी भी पार्टी है सबने मान लो मजे लिए हैं, सबका एग्रीगेट मिला के, सभी का एग्रीगेट मिला के 3 करोड़ तक नहीं लगेंगे। 3 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर गार के प्रोविजन लग जाएंगे। अब एक स्पेशल पॉइंट ध्यान देना, गार के प्रोविजन अप्लाई कब से स्टार्ट हुए, एप्लीकेबल कब से हैं, 1 अप्रैल 17। ये डेट याद रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपको मान लो पहले का ट्रांजेक्शन दे दिया, या मान लो आपने इन्वेस्टमेंट पहले कर रखा था, मान लो 2016 में इन्वेस्टमेंट कर रखा था या 2005 में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो बताओ उस इन्वेस्टमेंट पे या उस ट्रांजेक्शन पे गार लगेगा क्या, उस पे गार नहीं लगेगा। पहले का ट्रांजेक्शन दे दिया तो भी गार नहीं लगेगा, और मान लो पहले का इन्वेस्टमेंट दे दिया और उस इन्वेस्टमेंट को करंट ईयर में आप सेल वगैरह कर रहे हो तो भी गार नहीं लगेगा। ध्यान देना, डेट 1 अप्रैल 17 से अप्लाई है गार के, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव होते तो वोडाफोन को इसमें पकड़ लेते, वोडाफोन केस में जो भी पार्टीज थी उनको इसमें धर लेते अपन। रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन अप्लाई नहीं हो सकते गार के। 1 अप्रैल 17 से एप्लीकेबल है गार। उससे पहले के जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सबको भूल जाना, 1 अप्रैल 17 से अप्लाई। ये था सेक्शन 95 क्या बोलता है, अगर एसएससी कोई भी ट्रांजेक्शन करता है उस ट्रांजेक्शन को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, गार के प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट को और डीटीडब्ल्यू को ओवरराइड कर देंगे। गार के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर सभी एसएससी को जो एग्रीगेट बेनिफिट मिला है, कितना मिला है, 3 करोड़ तक का। इसके अलावा गार के प्रोविजन अप्लाई कब से होंगे, 1 अप्रैल 17 से होंगे। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल 17 से पहले कर रखा है या ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 17 से पहले कर रखा है, तो उस इन्वेस्टमेंट या उस ट्रांजेक्शन पे गार के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। अब अपन देखने वाले हैं ये IAA क्या होता है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ये क्या होता है IAA, क्योंकि IAA जो होगा उसी को क्या किया जाएगा, उसी पे लगेगा गार। अगर जो ट्रांजेक्शन आपने किया है वो क्या है, वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, IAA है, वो ट्रांजेक्शन IAA है तो गार लगेगा। तो IAA के बारे में बता रखा है सेक्शन 96 में। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के बारे में कहाँ बता रखा है, सेक्शन 96 में बता रखा है। और इसमें 2 पॉइंट बता रखे हैं, ये आपको सेक्शन 96 अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, गार का क्वेश्चन आया है तो।
ये आपको अच्छे से दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ सेक्शन 96 क्या है। तो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब बनेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन IAA कब बनेगा, तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है या ऐसा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब ट्रांजेक्शन, ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एसएससी का मेन पर्पस क्या था, टैक्स बेनिफिट लेना। एसएससी ने ट्रांजेक्शन किया था, उसका पर्पस क्या है, टैक्स बेनिफिट लेना। एसएससी को उस ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, टैक्स बेनिफिट। क्या हो रहा है, टैक्स बेनिफिट। क्या हो रहा है, टैक्स बेनिफिट। आप बोलोगे टैक्स बेनिफिट क्या वर्ड है, ये समझ में नहीं आ रहा। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट पहले मैं समझा देता हूँ। आपने अपना टैक्स बचा लिया, या तो टैक्स आपने कम कर लिया, टैक्स बेनिफिट देख लो आप, या तो आपने अपना टैक्स कम कर लिया। आपका टैक्स वैसे तो बनना चाहिए था 40 CR का, 40 करोड़ का, लेकिन आपने कोई अरेंजमेंट या कोई ट्रांजेक्शन किया, लो के लूप होल का फायदा उठाया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, और टैक्स बेनिफिट लेके आपने टैक्स अपना कर लिया 25 CR, टैक्स को कम कर दिया। एक्चुअल में 40 CR बनना चाहिए था, लेकिन आपका बना 25 CR। टैक्स बेनिफिट, ये हो गया टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट देखेंगे अपन, इनकम बेनिफिट नहीं, टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट। दूसरा अवॉइडेंस, आपने टैक्स को कम कर लिया या टैक्स को अवॉइड ही कर दिया। कोई ट्रांजेक्शन किया जिस पे टैक्स बनना चाहिए था, जैसे वोडाफोन वालों ने ट्रांजेक्शन किया था, उस पर टैक्स बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अवॉइड ही कर दिया। उस पर मान लो 2000 करोड़ का टैक्स बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लूप होल का फायदा उठाया और इसको जीरो कर दिया, अवॉइड ही कर दिया। क्या है, टैक्स बेनिफिट। तीसरा केस, डेफरल ऑफ टैक्स, आपने टैक्स को डेफर कर दिया, वो भी टैक्स बेनिफिट होता है। 2000 करोड़ का टैक्स बन रहा है ट्रांजेक्शन पे करंट ईयर में, आपने कोई ऐसा जुगाड़ खेला, लूप होल का फायदा उठाया, इस 2000 करोड़ को आपने 3-4 साल बाद डेफर कर दिया कि 3-4 साल बाद निकलेगा ये टैक्स आपका। ये भी क्या है, टैक्स बेनिफिट। या तो टैक्स को कम कर दिया, या पूरा अवॉइड कर दिया, या डेफर कर दिया। डेफर कर दिया, डेफर कर दिया मतलब ये भी क्या है, टैक्स बेनिफिट है। डेफर कर दिया आपने टैक्स को, टैक्स बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट कैसे, आपने डेफर कर दिया मतलब एक तरीके से आपने गवर्नमेंट का पैसा आप यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट का पैसा 3-4 साल तक यूज कर रहे हो आप, ब्याज बन जाएगा उस पर। तो ये सब क्या होते हैं, टैक्स बेनिफिट। बताओ टैक्स बेनिफिट कितने का होना चाहिए, कम से कम सभी पार्टीज को मिला के पूरे साल में 3 करोड़ का। याद रखो कितना होना चाहिए, 3 करोड़ का, ये ध्यान रखना। पहली कंडीशन तो टैक्स बेनिफिट। अब टैक्स बेनिफिट में देखो 2-3 चीज़ और बता रखी है। आपने अपनी इनकम को कम कर दिया, आपकी इनकम आ रही थी मान लो 500 CR की, आपने इसको रिड्यूस करके 300 CR कर दिया ट्रांजेक्शन करके, तो बताओ क्या होगा, टैक्स कम आएगा। अल्टीमेटली टैक्स बेनिफिट देखना पर, टैक्स बेनिफिट ध्यान देना, क्या देना, टैक्स बेनिफिट। तो टैक्स बेनिफिट हो गया ना आपको। या आपने अपने लॉस बढ़ा दिए, आपके लॉस आ रहे थे मान लो 50 लाख के, आपने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करा जिससे आपके लॉस हो गए 500 लाख के, 500 लाख के हो गए, लॉस ज़्यादा हो गए, तो टैक्स बेनिफिट कैसे आएगा, आप नेक्स्ट ईयर में या उससे अगले साल में अपनी इनकम को सेट ऑफ करके कम कर दोगे, टैक्स बेनिफिट हो जाएगा ना, टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। या आपने मान लो अपना रिफंड बढ़ा लिया, अभी आपका रिफंड बन रहा था मान लो 5 CR का, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया जिससे आपको कुछ लॉस वगैरह हुआ होगा और आपका रिफंड हो गया मान लो 10 CR का, रिफंड बढ़ा दिया आपने, ये भी क्या है, टैक्स बेनिफिट। टैक्स का रिफंड बढ़ा दिया, ये भी क्या है, टैक्स बेनिफिट। तो किसी भी तरह से आप टैक्स बेनिफिट ले लेते हो, मतलब एक तरीके से कुल मिला के टैक्स में फायदा ले लेते हो, वो होता है टैक्स बेनिफिट। वो होता है टैक्स बेनिफिट। किसका बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट देखेंगे, इनकम का नहीं, टैक्स का बेनिफिट कितना हुआ है। तो कोई ट्रांजेक्शन जिससे आपको टैक्स बेनिफिट हुआ है, ये कंडीशन तो होनी चाहिए, मतलब उस ट्रांजेक्शन से आपको टैक्स बेनिफिट तो होना चाहिए। जब टैक्स बेनिफिट ही नहीं हुआ तो क्या फायदा, फिर कौन सा कार, फिर कौन सा कार, कौन से आपने लोग के फायदे कर लिए, फिर कौन से लोग के मजे ले लिए, फिर आपने कौन सा डिपार्टमेंट वाले को चूना लगा दिया। डिपार्टमेंट वाले को चूना कब लगेगा, अगर आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया। एक कंडीशन तो हो गई। अब दूसरी कंडीशन, एंड लगा हुआ, ध्यान देना, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन में 4 पॉइंट है, इन चारों में से कोई सी भी एक हो जाए बस सेटिस्फाई, इन चारों में से कोई सी भी एक हो जाए बस, इन चारों में से कोई सी भी एनी वन सेटिस्फाई करनी है आपको। पहली कंडीशन तो टैक्स बेनिफिट, दूसरी इन 4 में से कोई सी भी एक, इन 4 में से कोई सा भी एक सेटिस्फाई हो जाए, आपके लग जाएगा कार। पहला तो टैक्स बेनिफिट, दूसरा इन 4 में से कोई सा भी एक, इन 4 में से कोई सा भी एक, क्या बोल रहा हूं मैं, इन 4 में से कोई सा भी एक, कोई सा भी एक, कोई सा भी एक। अब इन 4 को देख लेते हैं कि करके। पहला, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया जो आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं करा, आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं करा और टैक्स बेनिफिट ले लिया। आपने ट्रांजैक्शन करा, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं करा, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं करा और आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया, लग जाएगा गार, लग जाएगा गार, वो बन जाएगा IA और आप पे लग जाएगा गार।
आप बोलोगे आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं करते अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, तो ट्रांसफर प्राइसिंग, हाँ फिर साल लग जाता है, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो आप किसी थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन कर रहे हो और वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं कर रहे, आप लोग ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है भी बताऊंगा मैं आपको आगे। तो ऐसे केस में क्या है, वो तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते नहीं उस पर, तो फिर लग जाएगा गाल। साल नहीं लग रहा तो गाल लगा देंगे फिर। तो आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं किया, आपने किसी पार्टी से आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, आप पे लग जाएगा गार। एक बार मैं ये पॉइंट बता देता हूँ, इन चारों पॉइंट को अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे, विद एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट, आपने क्या किया, कोई ट्रांजेक्शन किया और उस ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया, या तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन का या डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो DTAA बना हुआ है उसके प्रोविजन का मिसयूज या अब्यूज किया। आपने क्या किया, कोई ट्रांजेक्शन किया और उस ट्रांजेक्शन में आपने या तो इनकम टैक्स के प्रोविजन का या DTAA के प्रोविजन का, या इनकम टैक्स के प्रोविजन का या DTAA के प्रोविजन का गलत यूज किया। लॉ मेकर का इंटेंशन नहीं था लेकिन आपने कुछ और यूज किया उसको, तो आपके ऊपर लग जाएगा क्या, तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा, गार। और आपने क्या ले लिया साथ में, टैक्स बेनिफिट तो लेना ही, टैक्स बेनिफिट वाली कंडीशन तो मेन है ही। तो आपने इनकम टैक्स के प्रोविजन का या DTAA के प्रोविजन का मिसयूज या अब्यूज किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, और टैक्स बेनिफिट ले लिया, और टैक्स बेनिफिट ले लिया, तो आपके ऊपर लग जाएगा गार। तो आपके ऊपर लग जाएगा गार। इनकम टैक्स के प्रोविजन का या DTAA के प्रोविजन का मिसयूज या अब्यूज किया, मिसयूज या अब्यूज किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, और टैक्स बेनिफिट ले लिया, तो आपके ऊपर लग जाएगा गार। कैसे किया मिसयूज अभी अपन देखेंगे। बाकी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था 40A3 वाला, कैश पेमेंट वाला, वो एक तरीके से क्या है, मिसयूज है। पर आप बोलोगे हाँ वहाँ देखो इतनी बड़ी चोरी होती नहीं है, तो वो गाल लगाते नहीं कि आप मान लो एक 50,000 का कैश पेमेंट कर रखा है आपने, टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, तो बड़े बड़े केस पे लगाते हैं, तो वो एक तरीके से मिसयूज हो गया, वो क्या है, मिसयूज ही है। इसके बाद अगला, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, कैसे मैनर में किया, अब नॉर्मल मैनर में किया, या ऐसे मैनर में किया जो बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं था। आपने कोई ट्रांजेक्शन ऐसे मैनर में किया जो बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं था, मतलब कुल मिला के अब नॉर्मल मैनर में ट्रांजेक्शन किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया। अब नॉर्मल मैनर में ट्रांजेक्शन नहीं किया, बिल्कुल अब नॉर्मल मैनर में ट्रांजेक्शन किया, जबकि नॉर्मल सिंपल मैनर में भी ट्रांजेक्शन हो सकता था, पर आपने ऐसे घुमा फिरा के ट्रांजेक्शन किया, और साथ में क्या ले लिया, टैक्स बेनिफिट। घुमा फिरा के ट्रांजेक्शन किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, आपके लग जाएगा गार। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, आपने जो ट्रांजेक्शन किया उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस लैक था। कॉमर्शियल सब्सटेंस मतलब बिजनेस करने का सब्सटेंस मिसिंग था, आपके ट्रांजेक्शन में बिजनेस करने का सब्सटेंस मिसिंग था और आपने उससे टैक्स बेनिफिट ले लिया, तो आपके लग जाएगा गार। मैंने क्या बोला, 4 कंडीशन दे रखी है, चारों में से कोई सी भी एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस टैक्स बेनिफिट तो होना ही चाहिए। पहले कंडीशन क्या थी, आपने ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, लग जाएगा गार। दूसरा, आपने DTAA या इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन का मिसयूज या अब्यूज किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, लग जाएगा गार। तीसरा, आपने ट्रांजेक्शन अबनॉर्मल मैनर में किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, लग जाएगा गार। चौथा, आपके ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस या बिजनेस करने का सब्सटेंस मिसिंग था और आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया, आपके ऊपर लग जाएगा गार। वो ट्रांजेक्शन बन जाएंगे IAA, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। टैक्स बेनिफिट लेना मतलब आपने टैक्स बचा लिया, ठीक है। अब ये 4 कंडीशन देखने वाले हैं अपन, क्योंकि 4 कंडीशन यही तो मेन है, इनमें से कोई सी भी एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो बेसिक कंडीशन है कि टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, टैक्स बेनिफिट नहीं है तो कौन सा डिपार्टमेंट वालों को चुना लगाया, ये तो है। अब इन 4 में से कोई सी भी एक होनी चाहिए। अब इन 4 को अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल मैं मेरे नहीं लूँगा, इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम्पल है सेम टू सेम वही लूँगा जो इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं मॉड्यूल में, क्योंकि गार के इतने केस हुए नहीं हैं। क्योंकि मैंने बताया ये गार वाले जो केस होते हैं इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, टैक्स अवॉइडेंस को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। गवर्नमेंट जब टैक्स इवेजन को ठीक से नहीं पकड़ पाती, टैक्स अवॉइडेंस को कैसे पकड़ेगी? टैक्स अवॉइडेंस तो दिमाग लगा के किया गया चीज़ है। तो कुछ इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल बना रखे हैं, वही अपन यूज़ कर लेंगे, आपको समझ जाने के लिए मैं यूज़ कर लूँगा। पहला केस देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन किया आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, आपके लग जाता है गार। लेकिन मान लो आपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन किया तो क्या होगा? आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजेक्शन किया, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया, तो क्या होता है, सेक्शन 92 लग जाता है आपके ऊपर, ट्रांसफर प्राइसिंग। याद करो, लग जाता है ना सेक्शन 92 ट्रांसफर प्राइसिंग, सार लग जाता है आपके ऊपर। सार मतलब स्पेसिफिक रूल बने हुए हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, गाल लगाने की जरूरत नहीं है, गाल लगाने की जरूरत नहीं है। जब सार लग गया, सार ऑलरेडी बना हुआ वो लगा दो, गाल की जरूरत नहीं है। पर इसमें क्लैरिफिकेशन आ रखा है,
चाहो तो सार के साथ गार भी लगा सकते हो, दोनों चीज़ लगा सकते हो, दोनों चीज़ लगा सकते हो। मान लो सार में आपका केस पकड़ा नहीं गया तो गार में पकड़ लो, ऐसा कुछ फालतू है वो, सीबीडीटी का है, सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन है कि दोनों चीज़ साथ साथ लगा सकते हैं क्या, लगा दो, बाकी कोई मतलब नहीं है। जब सार बना हुआ है तो सार के अकॉर्डिंग पकड़ लो ना, बात ही खत्म है। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन बने हुए हैं। लेकिन मान लो कोई आपने ट्रांजेक्शन किया जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया, मतलब किसी और पार्टी के साथ किया, किसी और पार्टी के साथ, और उसमें टैक्स बेनिफिट ले लिया। आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा? एक कंपनी है मान लो ABC लिमिटेड और एक XY लिमिटेड, दोनों आपस में रिलेटेड है ही नहीं, ये आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन में फर्जीवाड़ा कैसे होगा? हो सकता है आज के ज़माने में, आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल है। ये पहले से मिल बैठ के क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, चलो अपन रिलेटेड तो है नहीं। अगर अपन अपने ट्रांजेक्शन को कुछ मैनिपुलेट भी करते हैं, प्राइस को कम ज़्यादा भी करते हैं और उससे फ़ायदा ले लेते हैं, तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, और जो भी फ़ायदा होगा टैक्स का वो आपस में बांट लेंगे, वो आपस में बांट लेंगे। आज के ज़माने में सब पॉसिबल है। आज के ज़माने में आप अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करके उसमें भी फर्जीवाड़ा कर सकते हो। आप उस पार्टी के साथ बैठ के बात कर सकते हो कि देख अपन ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं तो इससे इतना टैक्स बचेगा, इससे इतना टैक्स बचेगा। मान लो 50 लाख का टैक्स बचेगा, मान लो 30 लाख मैं रख लूँगा, 20 लाख तू रख लेना। आजकल सब पॉसिबल है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर आपने किसी और पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया, और आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया, तो आपके लग जाएंगे कार, तो लग जाएंगे आपके कार के प्रोविजन। अब इसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल लेते लेते अपने क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सोल्व, क्योंकि इस चैप्टर में जो गार के क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। और फायदा एक और है कि ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, और ये कि ये रिपीट हो जाते हैं। नाम वगैरह फिर भी चेंज हो सकता है एग्जाम में, पर सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कौन से वाले पॉइंट के लिए, कौन से वाले पॉइंट के लिए देख रहे हैं अपन अभी, आर्म्स लेंथ वाले पॉइंट के लिए। आर्म्स लेंथ वाला जो पॉइंट है इसके लिए क्वेश्चन देख रहे हैं, जो अपन एग्जाम्पल की तरह यूज़ करेंगे। वाइट टेक लिमिटेड से नाम से क्वेश्चन है, आप ओपन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 वाइट टेक लिमिटेड। इसको ओपन करेंगे, क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। तो एक वाइट टेक लिमिटेड एक कंपनी है, कंट्री C1 की रेजिडेंट है, कंट्री C1 की है, देखो ध्यान देना। ये एक एग्रीमेंट में एंटर होती है जेड एनर्जी लिमिटेड के साथ। जेड एनर्जी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है। अब वाइट टेक लिमिटेड क्या करेगी, उस जेड एनर्जी लिमिटेड के लिए इंडिया में एक पावर प्लांट लगाएगी, इंडिया में पावर प्लांट लगा के जाएगी, इंडिया से इनकम अर्न करेगी, इनकम डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया करेगी, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट बना उसमें जो इंडिया की कंपनी है वो पेमेंट करेगी कितना, $100 मिलियन का करेगी। $100 मिलियन मतलब 10 करोड़ US डॉलर हो गए, 10 करोड़ US डॉलर हो गए, तो लगभग 850 करोड़ रुपीस का ट्रांजेक्शन है, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब जो पेमेंट होगा ना, अब देखो पेमेंट में इन्होंने क्या किया, पेमेंट के इन्होंने 3 टुकड़े कर लिए। जो इंडिया वाली कंपनी पेमेंट करेगी, तो पेमेंट में देखो क्या किया इन्होंने, $10 मिलियन को तो माना डिजाइन, डिजाइन मतलब रॉयल्टी वाला पेमेंट बना, और रॉयल्टी पे इन्होंने लगा दी 20% की रेट, क्योंकि 20% लगती है रॉयल्टी पे अगर सामने वाली का पी वगैरह नहीं होता इंडिया में। पढ़ रखा है ना अपने 115A, ठीक है। 70 मिलियन को इन्होंने क्या माना कि वाइट टेक लिमिटेड मटेरियल लेके आएगी, एक तरीके से मटेरियल एक्सपोर्ट करेगी, वो मान लिया। अब मटेरियल एक्सपोर्ट करना तो टैक्सेबल नहीं होता, एक्सपोर्ट करना कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। बिजनेस विथ, बिजनेस इन और बिजनेस विथ पढ़ाया था मैंने आपको, सामने वाला एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं होता। इसके अलावा 20 मिलियन को इन्होंने माना इंस्टॉलेशन चार्ज, जो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में इंस्टॉलेशन चार्ज टैक्सेबल हो जाएगा और ये डिजाइन वाला चार्ज टैक्सेबल हो जाएगा, ये दो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएंगे। $70 मिलियन टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सपोर्ट है, ये ट्रांजेक्शन है। अब देखो आगे क्या हुआ, अब मैं इसका समरी बनाता हूँ ताकि ये क्वेश्चन अपन कर पाएँ। ये एग्जाम्पल चाहो तो आप भी इनको नोट कर लेना, नोट करना चाहो तो, नहीं तो फोटो ले लेना, नहीं तो पोस्ट करके लिख लेना, जैसा भी मन करे, क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गार का क्वेश्चन आता है। तो देखो वाइट टेक लिमिटेड एक कंपनी है अपनी, कहाँ है, कंट्री C1, कंट्री C1 में, और एक अपनी जेड एनर्जी लिमिटेड, ये है इंडिया में। वाइट टेक क्या करेगी, जेड एनर्जी लिमिटेड के लिए इंडिया में लगाएगी पावर प्लांट। कहाँ लगाएगी, इंडिया में, पावर प्लांट इन इंडिया, इंडिया से पैसा कमाएगी, इनकम अर्न इन इंडिया या इनकम डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, ठीक है। जेड एनर्जी बदले में क्या करेगी, पेमेंट करेगी कितना, $100 मिलियन का, $100 मिलियन का US डॉलर का पेमेंट करेगी, ठीक है। अब पेमेंट
के टुकड़े इन्होंने कैसे किए एग्रीमेंट में। देखो एग्रीमेंट में क्या किया इन्होंने, 10 मिलियन तो इन्होंने क्या मांगा, डिजाइन। डिजाइन मतलब एक तरीके से रॉयल्टी मानी, और रॉयल्टी पे टैक्स लगेगा 20% की रेट से, ठीक है। 70 मिलियन इन्होंने क्या माना, पावर प्लांट लगाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, मटेरियल का एक्सपोर्ट माना, मटेरियल या इक्विपमेंट जो सप्लाई करेगी वाईटेक, इक्विपमेंट सप्लाई करेगी या मटेरियल सप्लाई करेगी वाईटेक, एक्सपोर्ट करेगी इंडिया में पावर प्लांट लगाने के लिए, जो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। और तीसरा 20 मिलियन इन्होंने माना इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह जो करेगी ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, जो भी रेट होगी उससे टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो इन्होंने दिमाग क्या लगाया। अब एक चीज और ध्यान रखना, वाईटेक एंड जेड एनर्जी आर नोट एई, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एसोसिएट नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ये मानो। अब देखो पता चला, क्या पता चला कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डिजाइन इज $30 मिलियन, मतलब जो 10 मिलियन थी ना, इसकी वैल्यू क्या थी 30 मिलियन, जो कितना दिखाया इन्होंने 10 मिलियन, और ऑफशोर सप्लाईज आर ओवर इनवॉइस, तो इसको तो कम दिखा दिया, लेकिन जो ये सप्लाई है ना, ये इक्विपमेंट की सप्लाई जो एक्सपोर्ट है, इसको इन्होंने कितना दिखाया, इसको 70 दिखा दिया, जबकि एक्चुअल में कितना था ये 50 था। 50 को तो दिखा दिया 70 और 30 को दिखा दिया 10। तो 20 मिलियन का हेरफेर किसमें किया इन्होंने, रॉयल्टी को 20 मिलियन कम दिखा दिया और 20 मिलियन को मटेरियल ज़्यादा दिखा दिया इन्होंने, और इससे टैक्स बेनिफिट हो रहा है। $20 मिलियन पे टैक्स बेनिफिट हो रहा है तरीके से। 20 मिलियन पे देखो टैक्स बेनिफिट कैसे हो रहा है। अब मैं एक और लिखता हूँ, देखो यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस लिखता हूँ मैं। इस रॉयल्टी की आर्म्स लेंथ प्राइस थी $30 मिलियन, और ये मटेरियल जो टैक्सेबल ही नहीं होता, इसकी आर्म्स लेंथ प्राइस है $50 मिलियन। तो कितना दिखा रखा है इन्होंने, देखो $70 मिलियन दिखा रखा है, हेर फेर कर दी इन्होंने। और इसको करके आप बोलोगे क्या किया इन्होंने, देखो रॉयल्टी जो 30 मिलियन दिखानी चाहिए थी वो 10 दिखाई। $20 मिलियन पे 20% से इन्होंने टैक्स बचा लिया। $20 मिलियन पे 20% टैक्स लगाओगे तो काफ़ी टैक्स आ जाएगा। $4 मिलियन का काफ़ी बड़ा टैक्स हो जाता है। आप सोचो लिमिट वगैरह, देखो वो लिमिट वगैरह इतनी चेक करनी नहीं होती। कभी आप सोचो 3 करोड़ वाली लिमिट सब में देखेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा कोई क्वेश्चन देगा भी नहीं, वो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देगा। दे भी दे तो एक लाइन लिख देना उस लिमिट की, बस लिखना चाहो तो काफ़ी टैक्स इन्होंने बचा लिया। अब आप बोलोगे इसमें 70 मिलियन तो कर दिया, इसको 70 कर दिया, तो ये फिर कैसे? अरे इसको 70 किया, इसमें टैक्स ही नहीं लग रहा है, इसमें तो ये तो एक्सपोर्ट है, क्वेश्चन में दे रखे तो एक्सपोर्ट है, तो टैक्सेबल नहीं है। तो इसको चाहिए कम दिखाएं ज़्यादा दिखाएं, चाहे इसको 100 दिखाएं चाहे 200 दिखाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टैक्स ही नहीं लग रहा है इस पर। तो कुल मिला के इन्होंने क्या किया, 20 मिलियन पे 20% का जो टैक्स लगता था वो बचा दिया, टैक्स बेनिफिट ले लिया। और ट्रांजेक्शन देखो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। अगर मान लो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज होती तो अपन इनको ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन में पकड़ लेते, सेक्शन 92 लगा देते और वहाँ देख लेते, वहाँ हिसाब किताब कर लेते, वहाँ सब कर लेते, वहाँ ट्रांजेक्शन की अपन आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल लेते, सब काम हो जाता। पर यहाँ तो ये एसोसिएट है ही नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तो लगेंगे नहीं, तो क्या लग जाएगा, गाल लग जाएगा। देखो तो टैक्स बेनिफिट ले लिया, दूसरा ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, क्या लग जाएगा, गाल लग जाएगा। इस केस में इस ट्रांजेक्शन पे क्या लग जाएगा, इस ट्रांजेक्शन क्या लग जाएगा, गाल लग जाएगा। गाल लगाया जा सकता है, गाल लग जाएगा, अगर पकड़े गए तो गाल लग जाएगा, ठीक है, काम खत्म। ये था ये क्वेश्चन। इसकी फोटो लेनी है तो फोटो ले लो, समझाने के लिए बना दिया, राइटिंग पे ध्यान मत देना, समझाने के लिए बनाया है। यही है क्वेश्चन 9, टिक लगा लो। देखो अब आंसर में क्या लिखना है आपको, वो कंडीशन है ना, मेन पर्पस टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट एंड सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आपको चारों पर नहीं लिखनी, यहाँ कौन सी काम की है, आर्म्स लेंथ प्राइस वाली वो लिखनी है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, गाल लग जाएगा, गाल लगाया जा सकता है या गाल लग जाएगा, ठीक है, काम खत्म। इतना सा आंसर देना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बस क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन देखे हुए क्वेश्चन आते हैं, इसमें फ़ायदा है, वो दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है ना, वहाँ आता है गार का क्वेश्चन, बहुत आसान होता है अगर आप ठीक से कर लो तो, क्योंकि रिपीटेड आता है इसमें, पर पढ़ना तो पड़ता है। कुछ लोग सोचते बिना पढ़े 4 नंबर ले लेंगे, पढ़ना तो एक बार तो पड़ेगा ना। टिक लगाओ, ये क्वेश्चन हो गया अपना, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, रिजल्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन मिसयूज और अब्यूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट और डीटीडब्ल्यू। आपने इनकम टैक्स के प्रोविजन का या डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन का गलत यूज़ किया,
मिस यूज़ किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया तो आपके लग जाएगा गार। अनइंटेंडेड यूज़ मतलब लॉ मेकर का इंटेंशन नहीं था लेकिन आपने वैसा यूज़ कर लिया तो आपके लग जाएगा गार। जैसे मैंने आपको 48(3) वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वो कैश पेमेंट वाला। एक्ट की बात करें तो एक्ट का एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको याद हो अपन ने पढ़ा था 94B सेक्शन लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन कि अगर आप अपनी एसोसिएट से लोन लेते हो, बदले में इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, तो एक लिमिट तक अप टू 30% ऑफ EBITDA इंटरेस्ट अलाउ होता है। पढ़ा था ना अपन ने। अब उसमें मान लो ऐसा होता है, आपने लोन क्या किया, थर्ड पार्टी से लिया, लोन थर्ड पार्टी से लिया, लेकिन आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने उस थर्ड पार्टी को या तो गारंटी दे दी उस लोन के रिगार्डिंग या मैचिंग अमाउंट जमा करवा दी। केस था ना उसमें, एक गारंटी दे दी या मैचिंग अमाउंट जमा करवा दी। आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने उस थर्ड पार्टी को, आपने मान लो लोन बैंक ऑफ अमेरिका से लिया थर्ड पार्टी से, तो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने क्या किया, उस बैंक ऑफ अमेरिका में या तो मैचिंग अमाउंट जमा करवा दी या उस लोन की रिगार्डिंग गारंटी दे दी। तो क्या मान लेते अपन, लोन आपने किससे लिया है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज। अब वहां तो क्या वो प्रोविजन डाल दिया उन्होंने, 94B बनाया, उन्होंने पहले ही दिमाग लगा लिया कि ऐसा भी हो सकता है, तो प्रोविजन ही डाल दिया, वो पॉइंट ही डाल दिया, वो स्पेशल पॉइंट डाल दिया। मान लो ये पॉइंट होता भी नहीं और आप ऐसा काम कर रहे होते तो क्या है, अनइंटेंडेड यूज, वो गलत यूज है। लॉ मेकर का ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप ऐसा काम करो, आप अपनी एसोसिएट से, चलो आपको पता है कि एसोसिएट से लोन लेंगे और इंटरेस्ट देंगे तो 30% तक अलाउ होगा, तो ऐसा करते हैं अपन थर्ड पार्टी से लोन ले लेते हैं और एसोसिएट को ऐसा बोल देते हैं तू ऐसा कर, तू अमाउंट वहां जमा करवा दे, तू वहां जमा करवा दे, नहीं तो ये इनकम टैक्स वाले हमें दुखी करते हैं, ये इंटरेस्ट पे लिमिट लगाएंगे फालतू में। तो क्या है, ये अनइंटेंडेड यूज, लॉ मेकर का इंटेंशन नहीं है ऐसा, फिर भी आप ऐसा यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, एक तरीके से ऐसे केस में गाल लग जाएगा। पर यहाँ तो क्या है, 94B में ये ऑलरेडी प्रोविजन डाला हुआ है, डाला हुआ नहीं होता तो लगा देते अपन गार, ऐसा कुछ होता तो गार। आप बोलोगे इतना सोचना पड़ेगा, कि देखो आपको इतना नहीं सोचना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब डिपार्टमेंट वाले इतना नहीं सोच सकते, अपन को क्यों सोचना इतना, तो गार में से केस पकड़े में नहीं आते। अब दूसरा केस जो काफ़ी सारे लोग काफ़ी करते हैं, ये वाला केस, एक्ट का तो आपने गलत यूज़ कर लिया, आपने DTW के प्रोविजन का गलत यूज़ कर लिया, तब गार लग जाएगा। और गार के प्रोविजन DTW को भी क्या कर देते हैं, ओवरराइड। फिर आपको DTW का बेनिफिट नहीं मिलता, गार के प्रोविजन DTW को भी क्या कर देते हैं, ओवरराइड। अब DTW के प्रोविजन का गलत यूज़ कैसे किया और गलत यूज़ करके आपने टैक्स बेनिफिट कैसे लिया, इसको समझेंगे अपन क्वेश्चन से। इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन है, दोनों अपन काम में लेंगे। सबसे पहले अपन अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, उसको समझ जाने के लिए मैं सीधा समरी बनाता हूँ, समझ में तब आएगा अपने। अब देखो मिस यूज़ कैसे किया अपन ने, मिस यूज़ ऑफ DTW के प्रोविजन का मिस यूज़ देखो कैसे करता है। मान लो एक है कंट्री F4, एक कंट्री F4 है और एक है इंडिया, नीचे इंडिया ऊपर कंट्री F4 है। अब इंडिया और कंट्री F4 का DTW बना हुआ है, इंडिया और कंट्री F4 के बीच में DTW बना हुआ है, DTW बना हुआ है। और ये DTW क्या बोलता है, ये DTW बोलता है कोई पर्सन अगर रेजिडेंट है, कहाँ का, कंट्री F4 का रेजिडेंट है कोई पर्सन, उसको कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन इन इंडिया फ्रॉम इंडियन कंपनी शेयर्स। मान लो कोई कंट्री F में रहता है कोई बंदा, उसने इंडियन कंपनी के शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, मतलब इंडिया का कैपिटल सेट हेल्ड कर रखा है, उसको सेल करने से उसको कैपिटल गेन होता है, तो टैक्सेबल होगा, ठीक है, टैक्सेबल तो होता ही है, इनकम टैक्स में भी टैक्सेबल होता है, ठीक है, पढ़ा है अपन ने। डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया इनकम मानी जाती है, कैपिटल गेन को ट्रांसफर, कैपिटल एसेट जो इंडिया में सिचुएटेड है, इंडियन कंपनी के शेयर्स हो गए वगैरह, उनको ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन होता है, तो टैक्सेबल होता है, ठीक है, टैक्सेबल होगा, लेकिन इसमें कंडीशन लिख रखी है, टैक्सेबल कब होगा इंडिया में, ओनली इफ सच पर्सन होल्ड मोर देन 10% शेयर कैपिटल इन इंडियन कंपनी। क्या लिखा हुआ DTW में कि फॉरेन कंट्री के पर्सन को, कंट्री F4 के पर्सन को अगर इंडिया में कैपिटल गेन होता है इंडियन कंपनी के शेयर सेल करने से, टैक्सेबल तो होगा, लेकिन कब होगा टैक्सेबल, कब होगा टैक्सेबल, अगर वो पर्सन
इंडियन कंपनी में 10% से ज़्यादा की होल्डिंग रखता है, 10% से ज़्यादा की होल्डिंग रखता है तो टैक्सेबल होगा। ये DTW में बात लिखी हुई है। अब कंट्री F4 की देखो, एक बंदा है जो कंट्री F4 का रेजिडेंट है, A लिमिटेड, जो क्या है, रेजिडेंट है कहाँ की, ऑफ F4 की रेजिडेंट। इसको इंडिया कंट्री F4 की DTW के बारे में पता है कि अगर ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, कैपिटल गेन आता है, टैक्सेबल होगा। कब होगा टैक्सेबल? अगर इसने इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी के शेयर में, वो 20% के क्या बोलते हैं 10% से ज़्यादा कर रखा है तो होगा। अब ए लिमिटेड को एक इंडिया की कंपनी है, इंड कंपनी, इंड कंपनी, जो क्या है एक इंडियन कंपनी। ए लिमिटेड को इस इंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना था और 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट था इसका, लगभग 20% का इन्वेस्टमेंट करना था ए लिमिटेड को। अब ए लिमिटेड को पता है 20% का इन्वेस्टमेंट कर देगी ये, मान लो आगे जाके इसको सेल करेगी ए लिमिटेड, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। ए लिमिटेड जो F4 की रेजिडेंट है, इसको ये पता है, तो इसने दिमाग लगाया। इसने देखो दिमाग क्या लगाया। ए लिमिटेड ने सबसे पहले कंट्री F4 में 2 फर्जी कंपनियां बनाई, एक बनाई के लिमिटेड और एक बनाई एल लिमिटेड। 2 कंपनियां बनाई ए लिमिटेड ने, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, फर्जी कंपनी, के लिमिटेड और एल लिमिटेड। अब के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया इसने 9.95% का, और एल के थ्रू किया 9.95% का, क्योंकि अगर आप 10% से ज़्यादा कर देते हो और फिर आगे सेल करोगे तो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसने दोनों के थ्रू 9.95 का करा। टोटल इन्वेस्टमेंट इसको 19.90% का करना था, मतलब लगभग 20% का इन्वेस्टमेंट करना था। तो इसने के और एल बनाई 2 और दोनों के थ्रू 10% से कम का इन्वेस्टमेंट किया। अब मान लो ये के और एल लिमिटेड जब इन शेयर्स को सेल करेंगे आगे फर्दर, तो बताओ कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल एज पर DTW के अकॉर्डिंग टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि DTW ले लो और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज बेनिफिशियल। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग तो बस कैपिटल एसेट इंडिया में होना चाहिए, कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन DTW में क्या बात लिखी हुई है? टैक्सेबल कब होगा? अगर 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो ही टैक्सेबल होगा। तो यहाँ तो देखो 10% से कम की है तो टैक्सेबल ही नहीं होगा। अब देखो क्या हुआ, इस ए लिमिटेड ने, इस हरामी ने क्या किया, ए लिमिटेड ने DTW के प्रोविजन का मिसयूज किया, गलत यूज किया DTW के प्रोविजन का, और टैक्स बेनिफिट ले लिया। आगे जब इसको कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन क्या हो गया इसका? एग्जेम्प्ट हो गया। टैक्स बेनिफिट ले लिया, टैक्स बचा लिया, और DTW के प्रोविजन का मिसयूज किया। DTW के प्रोविजन का मिसयूज करके इसने टैक्स बेनिफिट ले लिया। बताओ क्या लग जाएगा इस पे? इस पे लग जाएगा गार, इस पे लग जाएगा गार, इस पे लग जाएगा गार लग जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया? DTW के प्रोविजन का मिसयूज किया। प्रोविजन बोलता था DTW का 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो टैक्सेबल होगा। इसे दिमाग लगाया, इसको होल्डिंग इसकी ज़्यादा करनी थी इसको, तो इसने वहाँ फर्जी कंपनियां बना के उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दिया। DTW के प्रोविजन का क्या किया? गलत यूज़ किया। DTW में ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप ऐसा करो कि आपको 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फर्जी कंपनियां या शेल कंपनियां बना के टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा इंटेंशन नहीं था DTW का। तो आपने DTW के प्रोविजन का मिसयूज किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया। क्या लग जाएगा यहाँ पे? गार लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा गार। ये है DTW के प्रोविजन का मिसयूज करना या अनइंटेंडेड यूज करना। अब चाहो तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो यही बात है इसमें से, कंट्री और F4 का टैक्स ट्रीटी बनी हुई है, DTW बना हुआ है। कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल कब होगा? अगर होल्डिंग कितनी है? 10% से ज़्यादा है तो ही इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो अब F4 में एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने क्या की? 2 सब्सिडरी बनाई और दोनों के थ्रू उसने इन्वेस्टमेंट, के लिमिटेड और एल लिमिटेड, और टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दिया। अब सब्सिडरी जब सेल कर रही हैं आगे शेयर्स, उनको कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन वो एग्जेम्पशन क्लेम कर रही हैं। DTW वाला, उन्होंने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। बताओ गाल लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, गाल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? अब्यूज ऑफ DTW, अब्यूज ऑफ टैक्स ट्रीटी, मतलब टैक्स ट्रीटी को अपन DTW भी बोलते हैं। DTW का प्रोविजन का मिसयूज कर लिया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, और टैक्स बेनिफिट ले लिया। टिक लगा लो बस, लिखना तो इतना ही है, लिखना तो इतना ही है। आप बोलोगे इतना ही लिखना है तो लिख देंगे, क्या क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे मार्क्स भी ले सकते हो, पर ठीक है समझोगे कैसे तो समझ लो, बढ़िया रहेगा समझने से। तो क्वेश्चन 10 भी करवा दिया मैंने आपको। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, DTW के प्रोविजन का मिसयूज आपने कैसे किया अगले क्वेश्चन में, वो भी अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल बना के। दो कंट्री है इसमें भी,
एक है कंट्री F1 और एक है इंडिया। एक कंट्री F1 और एक इंडिया है। अब इसमें भी देखो इंडिया और कंट्री F1 का DTW बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, आर्किटेक्चरल सर्विस इन इंडिया बाई कंट्री F1 पर्सन। कोई पर्सन कंट्री F1 का रेजिडेंट है मान लो, कोई भी पर्सन, चाहे वो कंपनी हो चाहे फर्म हो, और वो इंडिया में क्या देती है, इंडिया में वो दे रही है आर्किटेक्चरल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। इनकम अर्न इन इंडिया होगी, वो तो टैक्सेबल होनी चाहिए इंडिया में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन DTW क्या बोलता है, इसे दो केस बोलता है DTW। अगर कोई कंपनी दे रही है सर्विस, आर्किटेक्चरल सर्विस इंडिया में, तो सीधी टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, टैक्सेबल इन इंडिया। कौन कंपनी, F1 की कंपनी, कंट्री F1 की कोई रेजिडेंट कंपनी इंडिया में आर्किटेक्चरल सर्विस दे रही है तो सीधी टैक्सेबल कर दो। लेकिन कोई फर्म है या कोई इंडिविजुअल है ऑफ F1, कंपनी ऑफ F1 दे रही है तो सीधा टैक्सेबल इंडिया में कर दो। लेकिन फर्म इंडिविजुअल दे रहा है, कोई कंट्री F1 का फर्म है, कोई कंट्री F1 की फर्म है या कोई इंडिविजुअल है, तो टैक्सेबल तो होगी, लेकिन टैक्सेबल कब होगी, टैक्सेबल ओनली इफ स्टे एक्सीड 180 डेज। टैक्सेबल कब होगी, अगर उस फर्म के जो भी पार्टनर्स एम्प्लॉइज वगैरह है या जो इंडिविजुअल है उनका स्टे 180 डेज से ज़्यादा चला जाता है तो टैक्सेबल होगी। ऐसा DTW में लिखा हुआ है। आप बोलोगे DTW में ऐसी उल्टी सीधी बातें भी लिखी हुई होती हैं क्या, अपन ने इतना तो पढ़ा नहीं था। कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है DTW में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। अपन ने जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन पढ़े थे, फॉर्मेट पढ़े थे, वो फिक्स नहीं है, उनमें कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। वो फॉर्मेट है एक तरीके से, उनमें आप कोई भी बात लिख सकते हो। तो ऐसा लिखा हुआ, चलो ठीक है DTW में। अब कंट्री F1 में एक कंपनी है ग्लोबल आर्किटेक्ट्स INC, रेजिडेंट ऑफ F1। ये कंट्री F1 की रेजिडेंट है ग्लोबल आर्किटेक्ट्स INC। इसको DTW की बात पता है, इसको पता है कि अगर ये इंडिया में आर्किटेक्चरल सर्विस देती है, ये खुद कंपनी है, तो सीधी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर ये मान लो इंडिया में सर्विस देती है, सर्विस इन इंडिया, तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इसको पता है कि ये सीधी टैक्सेबल हो जाएगी, तो इसने दिमाग लगाया। इसको एक चीज़ और पता है कि अगर ये सर्विस देती है, अगर ये कंपनी की जगह अगर फर्म या इंडिविजुअल होती तो टैक्सेबल तभी होती है अगर इसका स्टे 180 डेज से ज़्यादा होता। अब इसको पता है स्टे तो इसका कम होगा, स्टे तो इसका 90 डेज होगा मान लो, या 120 डेज होगा, इसको पता है। तो इसने सोचा अपन इस सर्विस को इंडिया में एग्जिम्प्ट करवाते हैं। कैसे एग्जिम्प्ट करवाते हैं, इसे दिमाग लगाया। इसे दिमाग क्या लगाया, इसने क्रिएट करी एक फर्म, कंपनी है खुद तो ग्लोबल आर्किटेक्ट्स INC। इसने एक फर्म क्रिएट करी F1 में, एक फर्जी फर्म बनाई F1 में, और फर्म में एक तो खुद पार्टनर बन गई, प्लस एक अपने डायरेक्टर को उठा लिया और उसको भी पार्टनर, छोटा सा पार्टनर बना लिया। उसको मान लो 1% शेयर दे दिया, 99% खुद के पास रख लिया और उसको नाम का पार्टनर बना लिया और बना दी एक फर्म। अब ये क्या करती है, इस फर्म के थ्रू इंडिया में सर्विस दे रही है, इस फर्म के थ्रू इंडिया में सर्विस देती है। और मान लो इसका स्टे जो है वो लेस है, लेस मतलब जो 180 डेज इससे कम है मान लो, तो बताओ सर्विस इन इंडिया क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। इसने सर्विस को एग्जेम्प्ट करवा लिया इंडिया में। बताओ क्या किया, ग्लोबल आर्किटेक्ट्स ने टैक्स बेनिफिट ले लिया। अगर ये कंपनी है, कंपनी के रूप में ही सर्विस देती तो एग्जेम्प्ट रहती, पर इसने क्या किया, DTW के प्रोविजन का मिस यूज करके टैक्स बेनिफिट ले लिया। DTW में ऐसा थोड़ी लिखा हुआ था अगर आप कंपनी हो तो आप ऐसा करो। DTW ऐसा थोड़ी बोल रहा था आप कंपनी हो तो ऐसा करो कि आप एक फर्म बना लो और फर्म के थ्रू सर्विस दे लो। ये थोड़ी इंटेंशन है DTW का। ये तो बोल रहा है अगर कंपनी हो तो टैक्सेबल होगा, फर्म या इंडिविजुअल हो तो टैक्सेबल तभी होगा अगर स्टे 180 डेज से ज़्यादा है। पर इसे दिमाग लगाया, DTW का गलत यूज़ करके, DTW के प्रोविजन का गलत यूज़ करके इसने टैक्स बेनिफिट ले लिया। बताओ क्या होगा, इसके ऊपर लग जाएगा, ये एग्जेम्पशन जो लिए इस पर लग जाएगा गार, इस ट्रांजेक्शन पे लग जाएगा गार, और इसका जो भी टैक्स बेनिफिट लिया उसको विड्रॉ किया जाएगा। पेनल्टी वगैरह लगेंगी वो अलग, टैक्स बेनिफिट जो भी लिया विड्रॉ किया जाएगा। और गार के प्रोविजन DTW को भी क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। ये था। तो अगर आप ऐसे DTW के प्रोविजन का मिस यूज़ करते हो या अब्यूज़ करते हो
जिन्होंने DDW बनाया था उनका ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, ऐसा होता तो लिख देते साफ कि आप ऐसा करो, वो टैक्स एडवाइस भी दे देते आपको, पर इन्होंने दिमाग लगा के ऐसा किया। देखो पहले वाले केस में भी ऐसा, दूसरे वाले केस में भी ऐसा, देख लो सेम क्वेश्चन है। ग्लोबल आर्किटेक्ट्स INC एक कंपनी है, कंट्री F1 में आर्किटेक्चरल सर्विस देती है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब इसको इंडिया में एक लवली रिजोर्ट्स है, उसको सर्विस देनी है इंडिया में, ठीक है, सर्विस देनी है उसको। अब इंडिया F1 का ट्रीटी क्या बोलता है, अगर कंपनी देती है तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर सर्विस फर्म या इंडिविजुअल देते हैं तो टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल ओनली अगर स्टे क्या है 180 डेज से ज़्यादा का है, ठीक है। अब ग्लोबल आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, फर्म बनाई, फर्म किससे बनाई, डायरेक्टर के साथ बनाई, और डायरेक्टर को दे दिया नॉमिनल शेयर, मतलब फर्जी फर्म बनाई एक तरीके से, फर्जी फर्म बना के, और फर्म के साथ फर्म को ट्रांजेक्शन करवाया इंडिया में, और फर्म ने क्या कर लिया फिर, टैक्स बेनिफिट ले लिया। स्टे कम होगा, मान लो स्टे कम था तो टैक्स बेनिफिट ले लिया, ठीक है। क्या लगाओगे, गाल लगा दोगे, क्या लगा दोगे, गाल लगा दोगे। इन्होंने क्या किया, ट्रीटी अब्यूज़ किया, DTW के प्रोविजन का मिसयूज या अब्यूज़ किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, लग जाएगा गार, लग जाएगा गार, टिक लगा लो क्वेश्चन को, इसको, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों कंप्लीट कर लिए अपन ने विद एग्जाम्पल। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने नहीं दे रखा ना कुछ है इसका एग्जाम्पल। थर्ड कंडीशन क्या है, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया जो बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं था और टैक्स बेनिफिट ले लिया, मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन अब नॉर्मल मैनर में किया, आप सीधे सीधे भी कर सकते थे लेकिन आपने घुमा फिरा के किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, लग जाएगा गाल। आपने घुमा फिरा के ट्रांजेक्शन किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, लग जाएगा गाल। थर्ड वाले पॉइंट का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, क्यों, क्योंकि थर्ड वाला पॉइंट अपने आप, अब आप देखोगे ना फोर्थ पॉइंट में कवर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आप क्या है, घुमा फिरा के ट्रांजेक्शन करते हो और फिर लग जाता है गाल, तो थर्ड पॉइंट अपने आप फोर्थ पॉइंट में कवर हो जाएगा, तो इसका कोई एग्जाम्पल स्पेशल नहीं है, अलग से स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो ये थर्ड पॉइंट काम ही नहीं आता, फोर्थ पॉइंट काम आ जाता है उसकी जगह, क्योंकि थर्ड पॉइंट ऑलरेडी फोर्थ पॉइंट में कवर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या था, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया जिसमें बिजनेस का सब्सटेंस मिसिंग था, और आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया, तो आपके लग जाएगा गाल। अब ये बिजनेस का सब्सटेंस मिसिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह बता रखा है उन्होंने, 4 केस बता रखे, इन 4 केस को माना जाता है कि आपके ट्रांजेक्शन में बिजनेस का सब्सटेंस मिसिंग है। आपका इरादा बिजनेस करने का नहीं है, आपका इरादा तो कुछ और है, आपका इरादा तो कुछ और है। इन 4 केस में माना जाता है, इनमें से कोई सा भी केस हो जाता है तो ये मानते हैं कि आपका इरादा तो खराब है, आपकी नीयत तो खराब है, आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत बिजनेस करने की नहीं है, कुछ और नीयत है। अब क्या है वो 4 केस, पहला बता रखा है, आपने राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग करी, आपने पैसों की राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग करी और टैक्स बेनिफिट ले लिया, गाल लग जाएगा। राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग करी, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग को ये मानेंगे आपका इरादा बिजनेस करने का नहीं था, आपका इरादा बिजनेस करने का नहीं था, और टैक्स बेनिफिट ले लिया। टैक्स बेनिफिट तो देखो पहली कंडीशन तो है ही, टैक्स बेनिफिट तो होना ही चाहिए, फिर बाकी 4 में से कोई सी भी एक, यही तो था। तो राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग करी, उसे मानेंगे आपके ट्रांजेक्शन में बिजनेस सब्सटेंस नहीं था और टैक्स बेनिफिट ले लिया, आपके लग जाएगा गाल। आप बोलोगे राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग क्या होती है, आपने फंड्स को घुमाया, आपने टैक्स बेनिफिट लेने के लिए फंड्स को घुमाया, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए फंड्स को घुमाया, ये मानेंगे आपके ट्रांजैक्शन में बिजनेस सब्सटेंस नहीं है और आपके लगा देंगे गाल। कैसे घुमाते हैं इसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग वाला अपन एग्जांपल ले लेते हैं। राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग मतलब आपके ट्रांजैक्शन में बिजनेस सब्सटेंस नहीं है, आपका इरादा बिजनेस करने का नहीं है, ठीक है, क्या है वो भी देख लेंगे अपन। अपने देखो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में एक है इंड कंपनी और एक है एक्स लिमिटेड, दोनों इंडिया की कंपनी है। एक्स लिमिटेड को लोन लेना था इंड कंपनी से, लोन था $100 मिलियन का, $100 मिलियन का लोन था, ले सकती थी इंड कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं है। लोन लेती तो एक्स लिमिटेड को क्या करना पड़ता, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता इंड कंपनी को, तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है, इंड कंपनी की इंटरेस्ट की इनकम बन जाती और एक्स लिमिटेड को इंटरेस्ट का क्या मिल जाता, डिडक्शन मिल जाता, सीधी सी बात है। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, सिंपल ट्रांजेक्शन। लेकिन आप देखो ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, आप पैसे को देखो कैसे घुमाते हो, आप देखते हैं। ये केस था लोन लेने का, सिंपल सा केस, पर अब देखो
इंड कंपनी को पता है कि अगर ये एक्स लिमिटेड को लोन देगी और बदले में इंटरेस्ट लेगी तो इस इंड कंपनी की इंटरेस्ट की इनकम बन जाएगी इंडिया में, और इंडिया में इंटरेस्ट की इनकम बन गई तो इंडिया में इंटरेस्ट की इनकम पे टैक्स रेट तो हाई होती है, नॉर्मल रेट लगती है, जनरल रेट लगती है, और जनरल रेट काफ़ी होती है। तो इससे सोचा क्यों ना इंटरेस्ट की इनकम पे टैक्स बचाया जाए। तो इसने दिमाग देखो क्या लगाया, एक्स लिमिटेड इसके पास आई लोन लेने के लिए, तो एक्स लिमिटेड को इसने बोला एक बार तू ठहर, मैं कोई जुगाड़ करती हूँ ताकि मेरा टैक्स बच जाए, और मेरा जो टैक्स बचेगा उसमें थोड़ा बहुत तेरे को भी दे दूंगी। तो इंडियन कंपनी ने क्या किया, एक लोकेशन है मान लो, एक कंट्री है एनटीजे या एलटीजे, कोई भी ले लो, एनटीजे ले लो या एलटीजे, एनटीजे एलटीजे मतलब नो टैक्स कंट्री या लो टैक्स कंट्री, कोई सी भी मान लो आप, नो टैक्स या लो टैक्स कंट्री, नो टैक्स कंट्री या लो टैक्स कंट्री, जैसे दुबई वगैरह है ना, जहाँ बिल्कुल कम रेट से टैक्स लगता है, 2-3-5% का टैक्स लगता है, या टैक्स लगता ही नहीं है, ऐसी कोई कंट्री है। इंड कंपनी ने अपनी एक कंपनी बनाई, सब कंपनी, जो क्या है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ इंड, सब्सिडरी ऑफ इंड। कहाँ खोली, एनटीजे या एलटीजे मतलब दुबई वगैरह में खोली है कंपनी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी खोली। कैसे खोली, इन्वेस्टमेंट करके खोली, और इस सब कंपनी को उसने $100 मिलियन दे दिए। $100 मिलियन सब कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, इसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, और सब कंपनी वहाँ खोल दी। ठीक है, $100 मिलियन इन कंपनी ने कहाँ दिए, सब कंपनी को। अब सब कंपनी ने क्या किया, जो लोन देना था $100 मिलियन का एक्स लिमिटेड को, वो सब कंपनी ने दिया, इनने नहीं दिया, इनने तो सब में इन्वेस्ट कर दिया, और सब ने वो लोन, सब कौन सी है, एनटीजे की, दूसरी कंट्री एनटीजे, नो टैक्स कंट्री, वहाँ की कंपनी है, उसने वो लोन दे दिया एक्स लिमिटेड को। बताओ एक्स लिमिटेड इंटरेस्ट का पेमेंट किसको करेगी, सबको ये करेगी, क्योंकि लोन किससे मिला इसको, सब कंपनी से, तो ये इसको इंटरेस्ट देगी बदले में। एक्स लिमिटेड क्या करेगी बताओ, इंटरेस्ट का ले लेगी डिडक्शन, मजे में आराम से मिलेगा ना इंटरेस्ट, किसी को भी पे करे, सब कंपनी को एक्स लिमिटेड, सब कंपनी वैसे एसोसिएट एंटरप्राइज भी नहीं है, पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेगी आराम से एक्स लिमिटेड, कोई दिक्कत ही नहीं है, आर्म्स लेंथ प्राइस में मान लो पे कर रही है, पूरा ले लेगी डिडक्शन। $100 मिलियन का लोन है, $100 मिलियन, काफ़ी अमाउंट, बड़ा अमाउंट होता है, $10 करोड़ का लोन है, जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसका डिडक्शन ले लेगी। ठीक है, एक्स लिमिटेड। बताओ सब कंपनी को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, सब कंपनी को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, ये टैक्सेबल ही नहीं होगी, इंडिया में तो है ही नहीं पहली बात, तो दूसरा ये कहाँ है, नो टैक्स कंट्री या लो टैक्स कंट्री में, वहाँ भी टैक्सेबल नहीं होगी, टैक्सेबल होगी भी तो काफ़ी कम रेट से होगी, काफ़ी कम रेट से होगी, काफ़ी कम रेट से होगी। अब आप बोलोगे ये इंटरेस्ट की इनकम डीम्ड टू बी अर्न इंडिया तो बन सकती है, हाँ वो बन सकती है, लेकिन मान लो डीटीडब्ल्यू में ऐसा लिखा हुआ इन दोनों के, डीटीडब्ल्यू बना हुआ होगा कि इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, ऐसा भी लिखा हो सकता है ना, डीटीडब्ल्यू में हो सकता है कुछ भी ऐसा हो रखा होगा। इंड कंपनी ने पहले ही दिमाग लगा लिया था सब कुछ कि कहाँ खोलें, कहाँ ऐसा खोले कि इंटरेस्ट टैक्सेबल ही ना हो। अब बताओ क्या हुआ, यहाँ एक्स लिमिटेड ने इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया, सब कंपनी का इंटरेस्ट वगैरह टैक्सेबल ही नहीं हो रहा, यहाँ लग सकता है गार। इंड कंपनी चाहती तो सीधा भी लोन दे सकती थी एक्स लिमिटेड को, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी। देखो यहाँ राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग हो रही है फंड्स की, पैसों को घुमाया जा रहा है। इंड कंपनी चाहती तो सीधा एक्स लिमिटेड को पैसा दे सकती थी, इंड कंपनी ने पहला पैसा दिया सब कंपनी को, सब कंपनी ने उस पैसे को दे दिया एक्स को। ये होती है राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। देखो राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग हो रही है, पैसे को घुमा लिया आपने और टैक्स बेनिफिट ले लिया। टैक्स बेनिफिट कैसे ले लिया, ये इंटरेस्ट की इनकम जो हो रही है इंड कंपनी को तो होती तो सीधा टैक्सेबल हो जाती, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम किसको हो रही है यहाँ पे, सब कंपनी को। ये मान लो इंडिया में एग्जम्प्ट करवा ली इन्होंने, तो इस पर क्या लग जाएगा, इस पर लग जाएगा गार, इस पर लग जाएगा गार। अगर आप पैसों को घुमाते हो टैक्स बेनिफिट ले लेते हो तो उस पर लग जाएगा गार, उस पर लग जाएगा गार, उस पर लग जाएगा गार। तो राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग करते हो तो उस पर लग जाता है गार। ये छोटा सा था, सेम क्वेश्चन दे रखा है, देखना चाहो तो देख लो। देखो इन कंपनी ने एक सब कंपनी बनाई एलटीजे में और $100 मिलियन वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। सब कंपनी ने $100 मिलियन का इंडियन कंपनी को, कोई दूसरी कंपनी थी एक्स लिमिटेड, उसको लोन दे दिया 10% पर एनम की रेट से। अब एक्स लिमिटेड ने डिडक्शन क्लेम कर लिया, सब कंपनी की कोई और एक्टिविटी है ही नहीं, बस इसका तो काम ही ये था लोन देने का। फर्जी बनाई गई थी ये कंपनी ताकि वो इंडिया की दूसरी कंपनी को लोन दे देते। बताओ गा लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है ये राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग है और टैक्स बेनिफिट आपने ले लिया तो क्या हो गया, लैग कमर्शियल सब्सटेंस हो गया इसमें, तो गा लगाया जा सकता है। राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग किस में कवर होती है, लैग कमर्शियल सब्सटेंस। लैग कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग बता रखा है, लैग कमर्शियल सब्सटेंस के अंदर 4 पॉइंट बता रखे हैं, जिस वजह से अपन ने पहला देख लिया राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग।
या ट्रांजेक्शन एक तरीके से आपने क्या किया, घुमा फिरा के किया अब नॉर्मल मैनर में। मैंने बताया था ये अब नॉर्मल मैनर का पॉइंट नीचे ऑलरेडी कवर हो जाता है, तो इसका अलग से कोई एग्जाम्पल नहीं। ये था राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग फॉर टैक्स बेनिफिट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अकोमोडेटिंग पार्टी फॉर ओपनिंग टैक्स बेनिफिट। आपने क्या किया, किसी अकोमोडेटिंग पार्टी का हेल्प ली और टैक्स बेनिफिट ले लिया। आपने ट्रांजेक्शन किया और किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ली उसमें टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, तो ये मानेंगे आपका बिजनेस करने का ज़्यादा नहीं था, आपका बिजनेस करने का ज़्यादा नहीं था और आप पे लग जाएगा गार। आपने अकोमोडेटिंग पार्टी की हेल्प ली और ट्रांजेक्शन कर दिया और टैक्स बेनिफिट ले लिया, आपके लग जाएगा गार। इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप, इसका सेम एग्जाम्पल वो 94B वाला ले सकते हो आप, वैसे कोई एग्जाम्पल दे नहीं रखा इसका। 94B में अपने देखा था ना, अगर आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लेते हो, उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो 30% तक अलग होता है। तो कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी ने लोन किसे लिया, बैंक ऑफ अमेरिका, थर्ड पार्टी से लिया, और एसोसिएट एंटरप्राइज ने क्या किया, उस थर्ड पार्टी को या तो गारंटी दे दी या मैचिंग अमाउंट जमा करवा दिया। तो आपने क्या किया, एक थर्ड पार्टी जो बैंक ऑफ अमेरिका था, जो अकोमोडेटिंग पार्टी थी, उसकी हेल्प ली और टैक्स बेनिफिट ले लिया, उसकी हेल्प ली और टैक्स बेनिफिट ले लिया, आपके लग जाएगा गार्ड। आप बोलोगे 94B में तो ये स्पेशल बना हुआ है प्रोविजन, हाँ वहाँ सार बना हुआ है, वहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो बना हुआ नहीं होता तो इस पॉइंट में आप पकड़े जाते, इस पॉइंट में पकड़े जाते अगर आप ऐसा करते तो, या तो इसमें जब पकड़े जाते या ये मिस यूज ऑफ एक्ट में भी पकड़े जाते। मैंने वहाँ भी सेम एग्जाम्पल बताया था आपको। तो वही है, आपने अकोमोडेटिंग पार्टी की हेल्प ली और टैक्स बेनिफिट ले लिया, आपके लग जाएगा गार। अब 94B में तो स्पेशल बना हुआ है वो पॉइंट, वो स्पेशल बना हुआ नहीं, मान लो नहीं होता, मान लो नहीं बना हुआ होता तो अपन उस पर गाल लगा सकते थे। अगर कोई ऐसा बंदा ऐसा कोई काम करता, थर्ड पार्टी से लेता ऐसा काम करता, तो ये है दूसरा पॉइंट, ज़्यादा काम का नहीं है। तीसरा पॉइंट भी फालतू है। आपने असेट की लोकेशन, ट्रांजेक्शन की लोकेशन या रेजिडेंस की लोकेशन ऐसी चूज करी ताकि आपको क्या मिल जाए, टैक्स बेनिफिट। वोडाफोन ने यही किया था, तब गार की प्रोविजन थे नहीं, बस इसलिए बच गई। उसने CGP की लोकेशन ऐसी चूज करी थी ताकि टैक्स बेनिफिट मिल जाए। तो आपने एसेट की लोकेशन या ट्रांजैक्शन की लोकेशन या रेजिडेंस की लोकेशन ऐसी चूज करी जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, तो ये मानेंगे आपका बिजनेस करने का इरादा नहीं है, आप तो टैक्स बचाना चाहते हो, तो आपके लग जाएगा गार। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। आपने जो ट्रांजेक्शन किया उससे ना तो आपकी रिस्क अफेक्ट हो रही, मतलब आपकी बिजनेस रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने जो ट्रांजेक्शन किया अगर आप किसी और तरीके से, नॉर्मल तरीके से करते या करते भी नहीं, तो आपकी रिस्क वही रहती, रिस्क अफेक्ट नहीं हो रही और ना ही आपका कैश फ्लो अफेक्ट हो रहा, मतलब कैश फ्लो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप उसको किसी और तरीके से, नॉर्मल तरीके से भी करते तो भी कैश फ्लो उतना ही रहता। तो आपने कोई ट्रांजेक्शन किया जिससे ना तो आपकी रिस्क अफेक्ट हो रही ना ही कैश फ्लो अफेक्ट हो रहा, लेकिन उससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो ये मानेंगे आपका बिजनेस करने का इरादा नहीं है और आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया, आपके लगा देंगे गार। मैंने क्या बोला, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया जिसमें आपकी ना तो रिस्क अफेक्ट हो रही ना कैश फ्लो अफेक्ट हो रहा, ना रिस्क अफेक्ट हो रही ना कैश फ्लो अफेक्ट हो रहा, ये मानेंगे आपका बिजनेस करने का इरादा नहीं है और आप पे लगा देंगे गार। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें आप इनमें से कोई भी पॉइंट लगा सकते हो, मतलब ये लोकेशन वाला पॉइंट भी लगा सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो उसमें। बाकी उन्होंने ये वाला पॉइंट लिख रखा है उस एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल अपन अब लेने वाले हैं। और सबसे टेक्निकल भी वो वाला ही है, बस सबसे टेक्निकल भी ये वाला एग्जाम्पल है जो अपन लेने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं अपन। तो मैं सीधा यहाँ आ जाता हूँ। इस एग्जाम्पल में 3 कंट्रीज हैं। कंट्री सी, एक अपने नीचे इंडिया है, ऊपर कंट्री सी है मान लो, और यहाँ एक कंट्री ए है। कंट्री ए मान लो नो टैक्स कंट्री है, यहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है, ऐसी कंट्री है। 3 कंट्री है। अब ध्यान देना, देखो इसमें इंडिया और कंट्री ए, इंडिया का और जो कंट्री ए जो जहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, काफ़ी कम रेट से लगता है, इन दोनों के बीच में एक DTW बना हुआ है। क्या बना हुआ है? DTW। और DTW में लिखा हुआ है, DTW में क्या बात लिखी हुई है? कैपिटल गेन अराइजिंग इन इंडिया टू रेजिडेंट ऑफ कंट्री ए इज नॉट टैक्सेबल, ये बात लिखी हुई है।
ज़्यादातर ये कैपिटल गेन वाले पॉइंट में ही होता है, इसी में हेर फेर करते हैं ज़्यादातर ये लोग। बाकी तो देखो जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट वाला बात है या बिजनेस वाला इनकम होती है, उसमें तो सीधा कंसेप्ट है, जो ट्रेडी होती है उनमें सेम बातें लिखी हुई रहती है जनरली। लेकिन कैपिटल गेन वगैरह की जो इनकम होती है या इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होती है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखा हुआ फॉर्मेट में, तो सब अपने मन से पॉइंट डाल देते हैं वहाँ पे जब दो कंट्रीज बैठती हैं। तो अब इसमें देखो क्या डाला हुआ है, इंडिया और कंट्री ए का DTW बना हुआ है, और DTW में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया में कैपिटल गेन होता है कंट्री ए के किसी भी पर्सन को, वो टैक्सेबल ही नहीं होगा, वो टैक्सेबल ही नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं है, वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। कंट्री ए के पर्सन को अगर इंडिया में कैपिटल गेन होता है तो इंडिया में एग्जाम टैक्सेबल ही नहीं होगा, और कंट्री ए में भी टैक्सेबल नहीं है, वहाँ वैसे ही टैक्स लगता नहीं है, वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। ये इंडिया और कंट्री ए का DTW ये बात बोलता है। अब यहाँ पे एक पर्सन है यान लिमिटेड, कहाँ का है, कंट्री सी का। ध्यान देना कहाँ का बनाया मैंने इसको, कंट्री सी का। यान लिमिटेड कहाँ का है, कंट्री सी का, ठीक है। इसको इंडिया और कंट्री ए की के DTW की ये बात पता है, ठीक है। अब एक कंपनी इंडिया की एक्स लिमिटेड, अब इस यान लिमिटेड को क्या करना है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है। इस एक्स लिमिटेड के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करना है और एक कंपनी बनानी है या इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक जॉइंट वेंचर में इसको इन्वेस्टमेंट करना है। इसको पता है ये अगर इन्वेस्ट करेगा एक्स लिमिटेड के साथ मिलके, मान लो इंडिया में इन्होंने कंपनी बनाई या जॉइंट वेंचर बनाया, जो भी बनाया, कंपनी बनाई, जो भी बनाया, इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसको फ्यूचर में सेल करेगा, फ्यूचर में सेल करेगा तो इसके आ जाएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्यों आ जाएगा, इंडिया कंट्री सी का ऐसा कोई DTW नहीं है, देखो है कि कोई, इंडिया कंट्री ए का है और यान तो कहाँ का है, कंट्री सी का है। तो इंडिया में इसने कोई कंपनी बनाई, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है यान ने, मान लो सेल करेगा तो इंडियन एसेट को सेल कर रहा है, कैपिटल गेन आ जाएगा, सीधा कैपिटल गेन आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। तो इसने सोचा इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन मुझे फ्यूचर में जब मैं सेल करूंगा तो कैपिटल गेन आएगा, तो क्या जुगाड़ किया जाए। तो इस यान लिमिटेड ने पढ़ा इंडिया कंट्री ए का DTW, और वो ये बोलता है कि अगर कंट्री ए के रेजिडेंट को कैपिटल गेन होता है वो तो टैक्सेबल ही नहीं होता। चलो ये बात इसको पता चली, इसने लगाया दिमाग। यान ने क्या किया, सबसे पहले कंट्री ए में एक फर्जी कंपनी बनाई वाई लिमिटेड, पूरा कंट्रोल यान का था, 100% सब्सिडरी कंपनी, एक तरीके से क्या बनाई, 100% सब्सिडरी कंपनी बनाई वाई लिमिटेड। कहाँ, कंट्री ए में, कंट्री ए में बना दी वाई लिमिटेड। अब एक्स के साथ इसको इन्वेस्टमेंट करना था इंडिया के अंदर, इस यान लिमिटेड को, तो इसने इन्वेस्टमेंट क्या किया, खुद ने नहीं किया, इन दोनों ने, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में। एक्स वाई लिमिटेड नाम से इन्होंने कंपनी बना के इन्वेस्टमेंट कर दिया जॉइंट वेंचर में, जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया एक्स वाई लिमिटेड नाम से। तो यान ने खुद ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यान ने तो एक फर्जी कंपनी बनाई वाई, और वाई को दे दिए पैसे, शेयर्स के नाम पे पैसे दे दिए, और वाई ने वो पैसा फर्दर इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में। तो जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई इसमें वाई ने 49% की होल्डिंग रखी और एक्स ने मान लो 51 की रखी, दोनों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे जाके वाई लिमिटेड ने अपने शेयर्स जो 49 का इन्वेस्टमेंट किया था उसको सेल कर दिए एक कंपनी पी लिमिटेड को, पी लिमिटेड को सेल कर दिए। वाई ने क्या किया, यान ने करे, पूरा कंट्रोल यान का है उसका, क्योंकि यान की क्या है, वाई 100% सब्सिडरी है, तो यान ने सेल कर दिया पी लिमिटेड को। बताओ कैपिटल गेन आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, इंडिया कंट्री ए का DTW बना हुआ है, सेल कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, वाई तो कर रहा है, वाई लिमिटेड कहाँ की है, कंट्री ए की है। तो कैपिटल गेन अराइजिंग इन इंडिया टू रेजिडेंट ऑफ कंट्री ए इज नॉट टैक्सेबल, तो कैपिटल गेन आया भी तो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा इन इंडिया एज पर DTW के अकॉर्डिंग इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगा, इंडिया को हो गया नुकसान। जबकि ये यान लिमिटेड चाहती तो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकती थी, चाहती तो डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन इसको पता था डायरेक्ट करेगी आगे सेल करेगी तो कैपिटल गेन आएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसने कंट्री ए के DTW को यूज़ करके वहाँ एक फर्जी कंपनी बना के इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। बताओ क्या लग जाएगा इसमें, क्या लग जाएगा इस पे लग जाएगा गार। क्यों लग जाएगा इस पे गार, इस पे गार क्यों लग जाएगा, देखो एक तो ट्रांजेक्शन पूरा नॉर्मल मैनर में किया, घुमा फिरा के ट्रांजेक्शन किया, सीधा भी कर सकती थी ट्रांजेक्शन, आप चाहते तो वो पॉइंट भी लिख सकते थे। इसके अलावा यान लिमिटेड ने देखो असेट की लोकेशन या रेजिडेंस की लोकेशन क्या चूज़ करी जिससे उसको टैक्स बेनिफिट मिले,
तो देखो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते थे चाहते तो आप, कौन सा वाला, लोकेशन वाला। लोकेशन क्या चूज करी, जिससे उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाए। तो देखो वाई लिमिटेड की उसने लोकेशन क्या चूज करी, ताकि उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाए। ये पॉइंट भी लिख सकते थे चाहते तो। और लास्ट पॉइंट जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है वो भी लिख सकते थे कि इस ट्रांजेक्शन से उसका बिजनेस रिस्क और नेट कैश फ्लो अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट। मान लो यान लिमिटेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है एक्सवाई लिमिटेड में, डायरेक्ट करता, तो बताओ इसका बिजनेस रिस्क कुछ अफेक्ट होती है क्या, कुछ नहीं होती। अभी वाई के थ्रू किया है, खुद करता, सेम रिस्क रहती। कैश फ्लो अफेक्ट होता क्या, कुछ नहीं होता। अभी यान ने पहले वाई को पैसा दिए, मान लो $10 मिलियन दे दिए, और यान ने वाई ने एक्सवाई में लगा दिए $10 मिलियन, और खुद करता डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लगा देता $10 मिलियन। कुछ इफेक्ट हुआ क्या, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। ना तो बिजनेस रिस्क इफेक्ट हुई, ना ही नेट कैश फ्लो इफेक्ट हुआ, और इसमें मिल गया टैक्स बेनिफिट। तो इस पर लग जाएगा गार। ये है अच्छा केस। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें तो वो वाला पॉइंट भी आ सकता है कि इन्होंने डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन का गलत यूज़ किया, वो भी आ सकता है। वो नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा, यान ने डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन का तो बिल्कुल ठीक यूज़ किया है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट टैक्सेबल ही नहीं होगा। ये तो बात लिखी हुई है। इन्होंने बस क्या कर दिया यहाँ पे, यान ने ट्रीटी शॉपिंग कर दी। याद करो मैंने पढ़ाया था आपको बीपीएस वाले चैप्टर में, काफ़ी सारे कांड, लोग काफ़ी सारे कांड करते थे, तो उनको रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाए गए थे। काफ़ी सारे कांड, वो सब टैक्स अवॉइडेंस ही है। आप लोग में रहते हुए लोग को फॉलो करते हो, और उसमें आप डिपार्टमेंट वालों को चूना लगा देते हो, तो सब टैक्स अवॉइडेंस है। उनमें से काफ़ी सारे तो इंडिया ने कॉपी पेस्ट करके प्रोविजन बना दिए, सार बना दिए, लेकिन काफ़ी सारे सार नहीं बनाए, उन सब पे लग जाता है गार। आप अपने पीई को तोड़ देते हो और टैक्स बेनिफिट ले लेते हो, लगा देंगे वो गार में कवर कर लेंगे। या आप कोई हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट करते हो, पढ़ा था ना वहाँ पे, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया मान लो डिपार्टमेंट वालों ने इनकम टैक्स में, तो लगा सकते हैं गार। अगर आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया तो लगा सकते हैं गार। तो वहाँ एक ट्रीटी शॉपिंग भी थी, आप किसी और की ट्रीटी का जो आपके लिए नहीं बनी, कि उसके साथ टाइम पास करते हो, कोई दूसरे की ट्रीटी है उसका फायदा आप उठा रहे हो, तो उसमें अपन क्या करते हैं, ट्रीटी में एक लाइन डाल देते हैं। मान लो ट्रीटी में ऐसी लाइन वगैरह नहीं है, तो लगा दो गार। तो यहाँ आपने डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन का गलत यूज़ नहीं किया, यूज़ तो ठीक किया है, पर इस ज्ञान लिमिटेड ने जो ट्रीटी इसके लिए नहीं थी उसका फायदा उठा लिया, उसका फायदा उठा लिया। तो वो डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन का मिस यूज़ वाले में नहीं आएगा पॉइंट, उसमें नहीं आएगा। उसमें पॉइंट कब आता, मान लो कंट्री सी और इंडिया का डीटीडब्ल्यू बना हुआ होता और उसका कुछ गलत यूज़ करती यान, तो आता है। उसमें 2 केस पढ़े थे अपन ने, याद करो। उसमें 3 कंट्री नहीं थी, उसमें 2 कंट्री का डीटीडब्ल्यू था, और उसी डीटीडब्ल्यू का उस रेजिडेंट कंट्री के पर्सन ने उस डीटीडब्ल्यू का ही गलत यूज़ किया था वहाँ पे। तो इस कारण इसको उस पॉइंट में नहीं डाल सकते, इस कारण उसको उस पॉइंट में तो नहीं डाल सकते, पर बाकी के किसी भी पॉइंट में डाल सकते हो। अब नॉर्मल मैनर में किया उसमें डाल सकते हो, लोकेशन ऐसी चूज़ करी उसमें डाल सकते हो, इसके अलावा बिजनेस रिस्क और कैश फ्लो इफेक्ट नहीं हो रहा और टैक्स बेनिफिट ले लिया उसमें डाल सकते हो। तो गाल लग जाएगा। अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, देख लो, सेम क्वेश्चन देख लो पहले। तो यही क्वेश्चन है, यान लिमिटेड कंपनी है C1 की, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। इसमें एक सब्सिडरी कंपनी बनाई कंट्री ए में, एक्स लिमिटेड, और जो कंट्री ए में जो कंपनी है वाई लिमिटेड, दोनों ने मिलकर क्या किया, इंडिया में एक एक्सवाई लिमिटेड कंपनी बनाई और जॉइंट वेंचर में एग्रीमेंट करके इन्वेस्टमेंट कर दिया। वाई लिमिटेड पे पूरा अधिकार किसका है, यान का। वाई लिमिटेड तो डम्मी कंपनी, एक डम्मी कंपनी है। इसके बाद एक्सवाई के शेयर्स वाई ने क्या किए, सेल कर दिए पी लिमिटेड को, ठीक है, पी लिमिटेड को सेल कर दिए, और ट्रीटी बनी हुई थी इंडिया कंट्री ए की कि टैक्स लगेगा ही नहीं इंडिया में। तो वाई लिमिटेड को जो कैपिटल गेन हो रहा है वो टैक्सेबल नहीं हो रहा, आपको चेक करना है कि गाल लगेगा नहीं लगेगा, लगा देंगे। तो देखो पहले वही 2 कंडीशन देखी, टैक्स बेनिफिट और उन 4 में से कोई सी भी एक। तो टैक्स बेनिफिट और 4 में से कोई सी भी एक कौन सी लिखी इन्होंने, कॉमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है। और कॉमर्शियल सब्सटेंस में कौन सा पॉइंट लिखा है इन्होंने, बिजनेस रिस्क और कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। अगर ये खुद भी इन्वेस्टमेंट करती तो इसकी बिजनेस रिस्क सेम ही रहती, और खुद भी इन्वेस्टमेंट करती तो इसका कैश फ्लो भी सेम रहता, बिजनेस रिस्क भी सेम रहती और कैश फ्लो भी सेम रहता। वो पॉइंट लिख दिया इन्होंने। तो आपको भी इंस्टीट्यूट वाला पॉइंट लिखना चाहिए, वैसे कोई भी पॉइंट में कवर हो जाता, पर इन्होंने लिख रखा है, जो लिख रखा है आप वो लिख देना। अब क्वेश्चन सेम आएगा तो आप भी ये चेप देना, बस बात खत्म। तो यहाँ गार लगाया जा सकता है, तो इस केस में गार लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी टिक लगा लो, क्वेश्चन 13 भी आप टिक लगा लो, ये भी हो गया आपका साथ साथ, ये क्वेश्चन भी अपन ने कवर कर लिया। इसकी फोटो लेनी है तो आप फोटो ले लो। ये टेक्निकल था ये वाला केस, ये केस थोड़ा टेक्निकल था, डायरेक्ट आप रीड करते तो आपको ऊपर से जाता, तो मैंने बता दिया। तो ये गार में से बड़े बड़े केस पकड़ना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल जो केस होते हैं ना, इसमें आप
DTW का गलत यूज़ कर रहे हो, किसी और की ट्रेटी का फ़ायदा उठा रहे हो, या आप BEPS कर रहे हो। BEPS में देखो काफ़ी सारी चीज़ें तो इनकम टैक्स वालों ने प्रोविजन ही बना दिए, काफ़ी सारे एक्शन प्लान के तो प्रोविजन बना दिए उन्होंने, 94B बना दिया। ये सब बाद में आए थे, पहले नहीं थे। इक्वलाइजेशन लेवी बना दिया, 94B बना दिया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना दी उन्होंने। ये सब बाद में आए हुए हैं, पहले के नहीं। पर काफ़ी चीज़ों के नहीं बनाए, जो नहीं बनाए वो सब गार में कवर हो जाते हैं, सब अपने आप गार में कवर हो जाते हैं। गार में सारे केस कवर कर लिए इन्होंने। अगर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो सारे केस लगभग कवर हो जाते हैं। अब आ जाओ लास्ट। अब मान लो कोई एग्रीमेंट या कोई ट्रांजेक्शन IAA बन गया, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन गया, तो उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे? अगर आपके ऊपर गार लगा है तो कंसिक्वेंस क्या होंगे? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जितना भी टैक्स बेनिफिट लिया, मान लो आपने 50 करोड़ का टैक्स बचा लिया, वो आपसे विड्रॉ किया जाएगा। 50 करोड़ आपसे मांगा जाएगा। पहली बात तो इंटरेस्ट भी मांगेंगे वो आपसे, ठीक बात है, इंटरेस्ट भी मांग लेंगे, साथ में पेनल्टी भी लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो, बस बात खत्म। वही पेनल्टी कौन सी, 270A वाली है, जो भी पेनल्टी है वो लगा सकते हैं। बाकी ये टैक्स बेनिफिट आपका डिनाई किया जाएगा। डिनाई किया जाएगा मतलब एक तरीके से क्या है, टैक्स की चोरी है तो पेनल्टी भी चेपेंगे आपकी, बस बात खत्म। तो इतना ही दे रखा है इसमें। स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब स्टार्टिंग में आया था तो 4-5 साल के लिए पेनल्टी से हटा दिया गया था कि खाली टैक्स बेनिफिट हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन अब बोल रखा है कि पेनल्टी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। बाकी जब केस आएंगे तब की तब होगा, अभी कोई केस इतने पकड़े नहीं गए इसमें। तो जो भी टैक्स बेनिफिट आपने लिया है पूरा का पूरा आपका विड्रॉ किया जाएगा। जितना भी टैक्स बेनिफिट लिया है वो आपका विड्रॉ किया जाएगा। ये था अपना टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस वाला चैप्टर, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या देखा था अपन ने इसमें। देखो, सबसे पहले मैंने देखा टैक्स मैनेजमेंट, प्लानिंग, इवेजन, अवॉइडेंस होता क्या है। टैक्स मैनेजमेंट मतलब लॉ का टाइमली कंप्लायंस करना, प्रॉपर वे में कंप्लायंस करना। टैक्स प्लानिंग मतलब लॉ में जो भी एग्जेम्पशन, डिडक्शन, प्रोविजन दे रखे हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। टैक्स इवेजन मतलब साफ साफ टैक्स की चोरी करना। टैक्स अवॉइडेंस मतलब लॉ के लूपहोल्स का फायदा उठा के डिपार्टमेंट वालों को चूना लगाना। टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए एक तो स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं, वहाँ तो लग जाएंगे सार, और जिनके लिए स्पेसिफिक रूल नहीं बनाए गए उस पर लग जाएंगे गार। अब गार कब लगेगा, सेक्शन 95 बताता है। गार में क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन को डिपार्टमेंट वाले चाहें तो IAA, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अरेंजमेंट मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन। गार के प्रोविजन DTW को और इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड कर देंगे। गार के प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर एग्रीगेट बेनिफिट जो हुआ है सभी पार्टीज को मिला के पूरे साल में कितना है, 3 करोड़ तक का। गार के प्रोविजन कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 17। उससे पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर गार नहीं लगेगा, पहले के इन्वेस्टमेंट पे गार नहीं लगता। इसके बाद सेक्शन 96 बोलता है IAA क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका मेन पर्पस क्या है आपका टैक्स बेनिफिट लेना, और 4 में से कोई सी भी एक कंडीशन आपने आर्म्स एंड प्राइस में नहीं किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया। दूसरा, DTW के प्रोविजन का या इनकम टैक्स के प्रोविजन का गलत यूज़ किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया। तीसरा, ट्रांजेक्शन अबनॉर्मल मैनर में किया और टैक्स बेनिफिट ले लिया। और चौथा, आपके ट्रांजेक्शन में बिजनेस का सब्सटेंस मिसिंग था और आपने टैक्स बेनिफिट ले लिया। बिजनेस का सब्सटेंस मिसिंग मतलब आपका इरादा बिजनेस करने का नहीं है, टैक्स बेनिफिट लेने का है। अब बिजनेस का सब्सटेंस मिसिंग कब होता है, या तो आप फंड को घुमाते हो, या आप अकोमोडेटिंग पार्टी का यूज़ करते हो, या आप लोकेशन ऐसी चूज़ करते हो ताकि कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, या आप ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो जिससे आपके बिजनेस रिस्क कैश फ्लो अफेक्ट नहीं होता लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सब माने जाएंगे लैक कमर्शियल सब्सटेंस या डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अगर आपका ट्रांजेक्शन गार में कवर हो जाता है तो आपको टैक्स बेनिफिट आपका विड्रॉ कर दिया जाता है, पूरा का पूरा डिनाई कर दिया जाता है, वो आपसे वसूला जाता है पूरा का पूरा। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन का। आपको टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में क्या फ़र्क है बताना है। टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन लिखनी है और टैक्स इवेजन की डेफिनेशन लिखनी है, बात खत्म, बस टिक लगा लो। पहला फालतू क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 भी एक फालतू क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन नहीं है। एक बंदा है गावस्कर, इसने क्या किया, गवर्नमेंट से VRS ले लिया, गवर्नमेंट सर्विस में था ये, VRS ले लिया, इसको 40 लाख का VRS का कंपनसेशन मिला। अब ये अपना बिजनेस खोलना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, 40 लाख रुपए लगा के 40 लाख का जो कंपनसेशन मिला उसको ये बिजनेस में यूज़ करना चाहता है और बिजनेस खोलना चाहता है। ये खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना चाहता है, 40 लाख लगाएगा उस पर। ये अपनी वाइफ को उसमें बिजनेस में सैलरी वगैरह भी देना चाहता है, इसकी वाइफ वगैरह भी होगी, देखो क्वेश्चन में होगी इसकी वाइफ, हाँ इसकी वाइफ भी है। वाइफ भी बिजनेस में हस्बैंड को ज्वाइन करना चाहती है, या तो एम्प्लॉय के रूप में या पार्टनर के रूप में, ठीक है। ये उसको सैलरी वगैरह भी देना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो भी जॉब छोड़ के आ रही है। अब गावस्कर आपके पास आया और आप
का आपको बोला इसने कि इसके बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बना दो, तो अब आपसे एडवाइस ले रहा है ये। इसकी कोई इनकम वगैरह नहीं निकालनी है आपको, बस एडवाइस देनी है इसको क्या बनाना चाहिए। पहले तो बिजनेस करना है इसको, 40 लाख रुपए इसके पास आ रखे हैं, बिजनेस करना है। इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई हैं कि वाइफ को भी साथ लेना चाहता है, ये वगैरह वगैरह। तो आप इसको बताओगे या तो फर्म बना ले वाइफ के साथ मिलके, या खुद की प्रोप्राइटरशिप खोल ले। फर्म बनाता है तो फर्म में ये रिम्यूनरेशन वगैरह देता है पार्टनर के बीच में, तो 40 भी लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी डिडक्शन मिल जाएगा 40 में। लेकिन ये अगर प्रोप्राइटरशिप खोलता है तो वहाँ खुद को अगर ये पेमेंट करता है या खुद को इंटरेस्ट देता है तो अलाउ नहीं होता, प्रोप्राइटरशिप में कभी भी अलाउ नहीं होता। अगर आपने इंटर लेवल पे पढ़ रखा हो तो वो अलाउ नहीं होता। तो ये सब आपको ज्ञान देना है। फर्म और प्रोप्राइटरशिप पे टैक्सी रेट बता दो इसको कि क्या क्या है। फर्म बनाता है तो फ्लैट रेट लगेगी, सरचार्ज बता दो फर्म का। अगर प्रोप्राइटरशिप खोलता है तो इसके ऊपर क्या होगा, स्लैब लगेगा। बस ये सब बताना है पूरा, बस ये छाप रखा है इन्होंने, टाइम पास कर रखा है। इतना बड़ा आंसर आपको देना भी नहीं है, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, गलती से आ भी गया तो आपको पॉइंट्स में बना के देना है। 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, 4 नंबर के 4-5 पॉइंट बना देना, बस टिक लगा लो। बकवास टाइम पास था ये। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। आपको बताना है ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स रिविजन, टैक्स मैनेजमेंट, ये आपको बताना है। कोई रीजन नहीं देने, बस आपको बताना है। मिस्टर पी ने 1 लाख पीपीएफ में जमा करवा दिया ताकि इसकी इनकम 590 से 490 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स प्लानिंग है। पीपीएफ में आप पैसा जमा करवाते हो, डिडक्शन का बेनिफिट ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स प्लानिंग है। एसक्यूएल लिमिटेड एक रजिस्टर मेंटेन करती है टीडीएस का, ताकि कंप्लायंस टाइमली हो जाए। क्या है बताओ, टैक्स मैनेजमेंट है, प्रॉपर एंड टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना, सब क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट है। तीसरा पॉइंट बताओ, एक इंडिविजुअल उसने टैक्स सेवर डिपॉजिट में बैंक में पैसा जमा करवाया 1 लाख, मतलब एफडी वगैरह करवाई 1 लाख की, ताकि उसको एटीसी वगैरह का डिडक्शन मिल जाए। क्या है, टैक्स प्लानिंग है। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ हेर फेर थोड़ी हो रही है, टैक्स प्लानिंग है। अगला, एक फर्म है उसने डिक्लेरेशन फॉर्म लिए डिपॉजिटर्स वगैरह से 15G 15H में, और डिपार्टमेंट वालों को सबमिट कर दिए। बताओ क्या है, टैक्स मैनेजमेंट है। आप फॉर्म वगैरह लेके सबमिट कर रहे हो, टाइमली कंप्लायंस कर रहे हो, लोग का प्रॉपर कंप्लायंस कर रहे हो, टैक्स मैनेजमेंट है, बात खत्म। अगला, एक कंपनी ने एसी इंस्टॉल करी 75,000 की, कहाँ, डायरेक्टर के घर पे। लेकिन उस कंपनी ने उस एसी को क्या माना, फैक्ट्री में लगाया हुआ माना। बुक्स में क्या दिखाया कि फैक्ट्री में लगाई है, जबकि लगाई कहाँ थी, डायरेक्टर के घर पे। अब फैक्ट्री में क्यों दिखाई उन्होंने, ताकि ये एसी प्लांट मशीनरी बन जाए बिजनेस की, और इस पर डेप्रिसिएशन मिल जाए। क्योंकि डायरेक्टर का दिखाते तो पर्सनल एसी हो जाती, पर्सनल एसी में थोड़ी मिलता डेप्रिसिएशन। तो कंपनी ने दिमाग लगाया और फैक्ट्री का दिखा दिया। साफ साफ टैक्स की चोरी कर रही है ये तो, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने के लिए साफ साफ टैक्स की चोरी कर रही है ये तो। पर्सनल एसेट को आप बिजनेस का एसेट दिखा रहे हो, क्या है ये, टैक्स इवेजन। ये है टैक्स इवेजन, देखो। अगला, आर लिमिटेड ने 80,000 का ब्रोकरेज दिया किसको, मिस्टर रमना को। जो कंपनी के डायरेक्टर का बेटा था, ठीक है। क्यों दिया, ताकि रमना की इनकम 6,20,000 से 7 लाख हो जाए और आर लिमिटेड की इनकम कम हो जाए। क्योंकि आर लिमिटेड तो कंपनी है, कंपनी को तो फ्लैट रेट देनी पड़ती है, लेकिन जो इंडिविजुअल होता है उसमें स्लैब लगता है, स्लैब लगता है ना। और स्लैब में भी क्या होता है फिर, अगर आप मान लो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करते हो, 115 BAC फॉलो करते हो, तो फिर आपको क्या होता है, एक लिमिट तक रिबेट भी मिल जाती है 87 वाली। आपका टैक्स ही नहीं बनता 7 लाख तक, तो टैक्स ही नहीं बनता 7 लाख तक, तो आपका टैक्स ही नहीं बनता वैसे ही। तो कंपनी ने दिमाग लगाया कि डायरेक्टर के बेटे की इनकम अभी कम है, तो एक फर्जी खर्चा दिखाते हैं ब्रोकरेज का डायरेक्टर के बेटे के नाम पे। तो डायरेक्टर के बेटे की इनकम अपन थोड़ी बढ़ा देते हैं, उसको तो टैक्स देना ही नहीं है वैसे भी, और अपनी इनकम कम हो जाएगी, कम इनकम हो जाएगी तो टैक्स बचेगा। पता क्या है, साफ साफ टैक्स की चोरी है, फर्जी खर्चा दिखा रहे हो ब्रोकरेज का ताकि टैक्स बच जाए, साफ साफ टैक्स की चोरी, टैक्स इवेजन। लास्ट पॉइंट, कंपनी ने क्या किया, पीएफ का कंट्रीब्यूशन खुद का और एम्प्लॉइज़ का टाइम पे जमा करवाया। टाइम पे जमा करवाना वगैरह ये क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट, ये टैक्स मैनेजमेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 3, टिक लगा लो, बस ये बताना था आपको, कुछ भी रीजन देने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने रीजन नहीं दिया, इन्होंने बस लाइन कॉपी की है, क्वेश्चन की लाइन कॉपी कर दिया। आप सोचो कि रीजन दिया, कोई रीजन नहीं है इनमें। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट लगाना चाहो तो लगा लेना इसको भी। आपको बताना है टैक्स मैनेजमेंट प्लानिंग या विजन क्या है। पहला केस, रीजन नाम का, रीजन कुछ नहीं देना, बस ये लाइन सेम कॉपी कर दी इन्होंने। इंडिविजुअल एसएससी है, 10,000 इससे जमा करवाए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आप पैसा जमा करवाते हो तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है।
इसने क्यों जमा करवाया? ताकि इसकी इनकम कम हो जाए इनकम, तो इसको 87A की रिबेट मिल जाए। कुछ गुनाह किया क्या इसने? कुछ गुनाह नहीं किया, डिडक्शन ही तो लिया है। लॉ में जो डिडक्शन इसका यूटिलाइजेशन किया है इसने। अब इसका इंटेंशन कुछ भी हो, टैक्स कम करना है, पर डिडक्शन आपने दे रखी है तो इसे जमा करवा दिया, कुछ गलत थोड़ी किया है। ठीक है, टैक्स क्या है? ये टैक्स प्लानिंग, ये है टैक्स प्लानिंग। अगला पॉइंट, कंपनी ने फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन लिया कुछ लोगों से, तो क्या है बताओ? डिक्लेरेशन वगैरह लेना टैक्स मैनेजमेंट होता है, ठीक लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला, एक फर्म ने क्या किया, 35,000 का फ्रिज परचेज किया और पार्टनर के घर लगा दिया। पर्सनल फ्रिज था, लेकिन उसको दिखाया क्या बुक्स में? ऑफिस में लगा हुआ, और डेप्रिसिएशन क्लेम कर रही है। फर्जीवाड़ा, सेम पॉइंट ऊपर आया था, फर्जीवाड़ा है ये तो, टैक्स इवेजन है। आपने पर्सनल एसेट को बिजनेस का एसेट दिखा के डेप्रिसिएशन ले रहे हो, टैक्स इवेजन। लास्ट पॉइंट, कंपनी ने क्या किया, 4 लाख मिसेज डी को पेमेंट किया, जो मिस्टर डी जो डायरेक्टर है उसकी वाइफ है। वैसे तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, लेकिन हाउस वाइफ है, ठीक है, हाउस वाइफ है। अब पर्पस क्या था? देखो पर्पस देखो मेन तो, मिसेज डी की इनकम को 5 लाख तक ले जाना, ताकि उसका तो वैसे टैक्स नहीं लगेगा। इंडिविजुअल को स्लैब का बेनिफिट मिल जाता है ना, स्लैब का बेनिफिट मिल जाता है, फिर 87A की रिबेट मिल जाती है। और कंपनी क्या करना चाहती थी? इस खर्चे का बुक्स में डिडक्शन लेना चाहती थी, जबकि मिसेज डी वाइफ ने कोई सर्विस नहीं दी। देखो, अगर सर्विस दी होती, एक्चुअल ट्रांजेक्शन होता तो बात ही अलग है, साफ लिखा हुआ है, कोई सर्विस नहीं दी गई, बस फर्जीवाड़ा किया गया, बोगस बिल डाला गया 4 लाख का, 4 लाख का बोगस बिल डाला गया। बताओ क्या है ये? साफ साफ टैक्स की चोरी, टैक्स इवेजन है, टिक लगा लो, फर्जीवाड़ा है साफ साफ। अगला क्वेश्चन, ये भी स्टार लगाना चाहो तो लगा लेना, एग्जाम में आया हुआ है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, इवेजन, ये आपको बताना है। 2 केस बता रखे हैं आपको। एक पर्सन है मिस्टर डी, उसके एफडी हो रखी थी 50 लाख की, उसने 50 लाख की एफडी को गिफ्ट दे दिया अपने बेटे को। कब? जब वो 18 साल का हो गया, मेजर चाइल्ड को गिफ्ट दे दिया। पर्पस क्या है उसका? कि उस एफडी पे जो ब्याज मिलेगा वो अब बेटे का हो जाएगा, और बेटे की कोई और इनकम नहीं है, बेटा क्या नल्ला है, बैठा हुआ है घर पे, और बेटे को ब्याज की इनकम हो जाएगी। तो एक स्लैब का बेनिफिट बेटा ले लेगा, एक का मिस्टर डी ले लेगा, मिस्टर डी को और भी इनकम होंगी। तो बताओ टैक्स इवेजन है क्या? ये नहीं है टैक्स इवेजन, ये टैक्स प्लानिंग होती है। मेजर चाइल्ड को अगर आप असेट वगैरह गिफ्ट करते हो तो क्लबिंग के प्रोविजन ही नहीं लगते। क्लबिंग के प्रोविजन अगर उनको लगता इनकम टैक्स वालों को डालने चाहिए तो डाल देते वो, पर डालते नहीं है, क्योंकि मेजर चाइल्ड को इनकम टैक्स वाले मानते होंगे कि पेरेंट्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते, ऐसा मानते होंगे वो, या मेजर चाइल्ड पैसा तो कमाएगा, नल्ला तो बैठेगा नहीं, ऐसा मानते होंगे वो, जो भी मानते हैं। पर टैक्स प्लानिंग है, आप ऐसा कर सकते हो। मेजर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रहा है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, उसके स्लैब के मजे लो। अगर आपका मेजर चाइल्ड घर पे नल्ला बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मिस्टर राम की एनुअल इनकम थी 49.50 लाख की। देखो इनकम कितनी थी? 49.50 लाख की, एक्सक्लूडिंग कमीशन। अभी कमीशन की इनकम इसमें इंक्लूड नहीं है, कमीशन इसको मिलने वाला था एबीसी लिमिटेड से, कितने का? 6 लाख का। तो इसने एबीसी को बोला कि तू ये कमीशन मेरे वाइफ के अकाउंट में डाल दे, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, उसके अकाउंट में डाल दे। और इसने ये भी बोला टीडीएस भी वाइफ के नाम पे काट ले, जबकि सर्विस राम ने दी है, सब काम वाइफ के नाम पे करवा रहा है वो। ये क्यों करना चाह रहा है ऐसा? ताकि इसकी इनकम 50 लाख को क्रॉस ना करे, क्योंकि 49.50 में 6 लाख आप ऐड कर दोगे तो 50 लाख को क्रॉस हो जाएगी, और 50 लाख को क्रॉस होते ही इस पर लग जाएगा सरचार्ज, जबकि वाइफ की तो कोई और इनकम नहीं है, वाइफ को 6 लाख ट्रांसफर करवा रहा है, वाइफ के स्लैब के मजे ले रहा है। ये बताओ क्या है? ये है टैक्स इवेजन। ये टैक्स प्लानिंग नहीं आएगी, ये है टैक्स इवेजन, ये है टैक्स इवेजन। हाँ, बेटे को गिफ्ट वगैरह करवाते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो वाइफ को ट्रांसफर करवाते हो तो वैसे क्लबिंग में आ जाता है, क्लबिंग के प्रोविजन लग जाता है टैक्स इवेजन में। आप ऐसा करते हो, क्लबिंग के प्रोविजन लग जाते हैं। क्लबिंग एक भैया चैप्टर आपके कोर्स में कभी एग्जाम में नहीं आया, ना कभी आएगा, ना आज तक आया सीए फाइनल में या सीएमए फाइनल में, ना कभी आएगा। छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा उसको। बाकी देखना हो तो एक वीडियो लास्ट की लास्ट में देखना उसको, लास्ट की लास्ट लेक्चर, लास्ट की लास्ट में देखना। टिक लगा लो इस क्वेश्चन को, देख लो। पहला टैक्स प्लानिंग था, दूसरा टैक्स इवेजन था। अब आ जाओ गार वाले क्वेश्चन। गार का क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। कंपनी के पास चॉइस थी, या तो वो असेट को परचेज कर ले, एक्वायर कर ले, या लीज पे ले ले। कंपनी अगर लीज पे लेती तो उसको रेंट का डिडक्शन मिलता, और परचेज करती तो डेप्रिसिएशन मिलता। अब रेंट का डिडक्शन ज़्यादा था, रेंट ज़्यादा था और डेप्रिसिएशन कम मिलता, तो कंपनी ने उसको रेंट पे ले लिया और रेंट का डिडक्शन ले लिया। बताओ गा लगा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये तो टैक्स प्लानिंग है।
आपके पास असेट का ऑप्शन है, या तो परचेज कर लो या रेंट पे ले लो। आपने सोचा रेंट पे ले लेते हैं, रेंट क्योंकि ज़्यादा रेंट है तो रिडक्शन ज़्यादा मिलेगा, आपने ये लगा दिया दिमाग। तो टैक्स प्लानिंग है, गाल कहाँ लगाओगे इस पर, टिक लगा लो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 7, 8 सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है देखेंगे अभी। एक कंपनी है हाईवे ड्राइव लिमिटेड, इसने इंडिया के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी खोली हाईवे रोड्स लिमिटेड इंडिया के अंदर। और हाईवे रोड्स लिमिटेड का काम क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने का, जिसको ATIA में डिडक्शन मिलता। ATIA पहले हुआ करते थे सेक्शन, पहले की जिनकी डिडक्शन चल रही है उनको मिल रहा है, बाद में बंद हो चुकी है, ठीक है। और कंपनी ने ATIA में डिडक्शन भी ले लिया, जो इंडिया वाली कंपनी हाईवे रोड्स ने। अब हाईवे रोड्स लिमिटेड की अदर इनकम हो रही थी, काम तो क्या करना था इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला काम करना था, क्योंकि ATIA में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला बिजनेस होता है। लेकिन इसको तो दूसरी इनकम थी हाईवे रोड्स को, और ये दिखाती क्या है उस इनकम को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला। और ATIA की मर्जी लेती, ATIA में पूरा डिडक्शन मिल जाता था, पूरा डिडक्शन मिल जाता था। बताओ क्या है ये। आपसे पूछा गाल लगेगा यहाँ पे, गाल लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो साफ साफ टैक्स की चोरी है। आप दूसरे बिजनेस की इनकम को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस दिखा रहे हो और एग्जामिशन ले रहे हो एक तरीके से, टैक्सेबल इनकम को एग्जाम इनकम दिखा रहे हो एक तरीके से, ये मान लो आप। जैसे मैंने बताया था, आप बिजनेस की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हो, क्या है, साफ साफ टैक्स की चोरी कर रहे हो। ये तो टैक्स की चोरी है, टैक्स इवेजन है। क्या है पहला पॉइंट, टैक्स इवेजन। दूसरा पॉइंट, हाईवे रोड्स लिमिटेड ने क्या किया, जो इसकी हाईवे ड्राइव लिमिटेड दूसरी कंपनी है ना, उससे सामान वगैरह खरीदा उससे कम प्राइस में खरीदा एक तरीके से। क्यों, ताकि जो हाईवे ड्राइव लिमिटेड है उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता, उसकी इनकम इसको शिफ्ट करने के लिए, उसकी इनकम खुद को शिफ्ट करवा ली इसने, और खुद को शिफ्ट करवा के खुद क्या कर लिए, सेक्शन ATIA के मजे ले लिए। मतलब हाईवे ड्राइव की इनकम कम कर दी और खुद की इनकम बढ़ा दी। बताओ गाल लगाओगे, गाल लगेगा ही नहीं। ये देखो हॉलीवुड सब्सिडरी क्या है, ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या लग जाएगा बताओ यहाँ पे। दोनों मान लो इंडिया में क्या है, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन। आप दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया में है, आपस में ट्रांजेक्शन करती है। देखा था ना, पढ़ा था ना, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग थोड़ा बहुत पढ़ाया था, याद करो, थोड़ा बहुत ही आपके कोर्स में वो इतना ही है, उसका प्रोविजन इतना ही है। तो आप टैक्स हॉलीडे यूनिट को या तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हो या लॉस मेकिंग को ट्रांसफर कर देते हो, तब लगता है वो। आपका इरादा ये होता है, मैंने बताया भी था, समझाया भी था वहाँ पे। क्या लग जाएगा यहाँ पे, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे जो ऑलरेडी बने हुए हैं इनकम टैक्स में। 92BA में, 92BA में ना, 92BA सेक्शन, गाल लगाने की जरूरत ही नहीं है, टिक लगा लो बस। पहला केस तो टैक्स इवेजन था, साफ साफ टैक्स की चोरी। दूसरा, आप नॉन टैक्स हॉलीडे यूनिट से टैक्स हॉलीडे यूनिट को इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, गाल लगाने की जरूरत नहीं है, टिक लगाओ। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, वही पूछा गाल लगेगा नहीं लगेगा। पहला क्या है, दीवा लिमिटेड एक इंडिया की कंपनी है, इसकी 2 यूनिट है, एक तो यूनिट SEZ में है, एक नॉन SEZ में है। अब यूनिट A SEZ में है, जबकि ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करती है, यूनिट B में। यूनिट A तो खाली पैकिंग का काम करती है, लेकिन बुक्स में क्या होता है, यूनिट A मैन्युफैक्चरिंग दिखाती है, काम कुछ नहीं करती। जो SEZ वाली यूनिट है ये तो बस खाली पैकिंग करती है और उसको सबको मैन्युफैक्चरिंग दिखा देती है कि सारा काम इसने किया है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करते हो अगर आप SEZ में और एक्सपोर्ट करते हो तो आपको SEZ वाला 10AA का डिडक्शन मिल जाता है, जिनका पुराना चल रहा है उनको मिल जाए। ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे, बताओ, साफ साफ फर्जीवाड़ा है। जो आप मैन्युफैक्चरिंग की इनकम कमा ही नहीं रहे उसको दिखा रहे हो आप खुद की इनकम, साफ फर्जीवाड़ा है। आपके लग जाएगा टैक्स इवेजन, ये टैक्स इवेजन में आएगा पहला केस तो, टैक्स इवेजन। दूसरा केस, जीवा लिमिटेड की 2 यूनिट है, यूनिट C SEZ में, यूनिट D नॉन SEZ में। D ने इसी को ट्रांसफर किया इनकम, जो नॉन SEZ वाली है उसने C को ट्रांसफर कर दी, ताकि यूनिट C 10AA का डिडक्शन ज़्यादा ले सके। D को तो मिलेगा नहीं, D तो नॉन SEZ है, लेकिन C है तो C ज़्यादा डिडक्शन ले सके। तो इसको तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगा दो, बात ही खत्म है। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगा दो, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लगा सकते हो, आपने पढ़ा था। ऐसे केस में लगता है वो यही कि एक को टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट नहीं मिल रहा, दूसरी वाली को मिल रहा, आपने उस वाली की इनकम दूसरी वाली को ट्रांसफर कर दी। ऐसे केस में लगते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन। सेम क्वेश्चन 7 का कॉपी था, बस यहाँ पे SEZ बोल दिया, ऊपर ATIA बोल दिया, बस इतना ही फर्क है।
डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हो, काम खत्म, टिक लगा लो। ये बाकी क्वेश्चन 9, 10 वगैरह ये तो अपन ने कर ही लिए थे, ये सारे तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको करवा ही दिए थे, टोटल क्वेश्चन आपको करवाए थे प्रोविजन समझाते वक्त। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, कुछ इंडिपेंडेंट केस बता रखे हैं आपको, आपको बताना है कि गार्ड लगेगा या नहीं लगेगा। पहला केस, एक मिलो लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो लॉस में चल रही है काफ़ी टाइम से। टीलो लिमिटेड ने क्या किया, एक दूसरी कंपनी ने उसको खरीद लिया, उसको एक्वायर कर लिया, मर्जर हो गया मिलो का टीलो में। गार्ड लगाओगे क्या? लगाने की जरूरत ही नहीं है, मर्जर हो रहा है। देखो मर्जर अलाउड है, मर्जर में जनरली यही होता है कि प्रॉफिट मेकिंग लॉस मेकिंग को खरीद लेती है मर्जर में। मर्जर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मर्जर में कुछ कंडीशन बता रखी है इनकम टैक्स में, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाती है तो कैपिटल गेन वगैरह भी नहीं निकलता। तो मर्जर तो वैसे ही इनकम टैक्स में अलाउड है, क्या दिक्कत है? गार्ड थोड़ी लगाना है, गार्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है। मर्जर में ये थोड़ी जरूरी है कि दोनों प्रॉफिट मेकिंग हो, ऐसा कोई पढ़ा है क्या अपन ने पूरे इनकम टैक्स में? कहीं पढ़ा है क्या कि दोनों को प्रॉफिट होना चाहिए ये वो? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, मर्जर हो रहा है ये तो। दूसरा केस देखना, डैम्प आईएनसी एक कंपनी है कंट्री ए की, 1000 इक्विटी शेयर्स इसने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किए थे मैप लिमिटेड में। कब? 1 अप्रैल 16 में। उसके बाद मैप ने 1000 बोनस शेयर भी इशू कर दिए डैम्प को, ठीक है। टैक्स ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल वगैरह नहीं हो रहा किसी चक्कर से। अब बताओ इस पर गाल लगाओगे क्या? देखो आगे ट्रांजेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप डेट देखो इन्वेस्टमेंट कब कर रखा है, 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 17 से पहले का है, गाल लगेगा ही नहीं, गाल लगेगा ही नहीं। देखो ये वाला पॉइंट है, ट्रांजेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने टैक्स की चोरी करी नहीं करी, देखनी नहीं है, गाल लगेगा नहीं। छोटे छोटे पॉइंट पूछ रखे बस, गाल लगेगा ही नहीं। ये डेट वाला पॉइंट था, देखो इसमें तभी तो डेट थी, ऊपर वाले किसी भी क्वेश्चन में डेट नहीं थी, ऊपर वाले किसी भी क्वेश्चन में डेट वगैरह नहीं थी, इसमें स्पेशली डेट मेंशन करी है, और वो भी 1 अप्रैल 17 से पहले की करी है जानबूझ के इन्होंने। इनका उद्देश्य था वो पॉइंट पूछने का बस। अगला क्वेश्चन देख लो, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का है, लिमिटेड इंडियन कंपनी है, इसने कंपनी भी बनाई कंट्री बी में जो लो टैक्स कंट्री है, और उसको इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ दे दिए, और इक्विटी शेयर कैपिटल से उस कंपनी ने एक दूसरी इंडियन कंपनी सी लिमिटेड को लोन दिया। अपन देखा था इंडको सबको वाला, सेम वही एक केस है, और वो कंपनी भी फर्जी कंपनी है, बस लोन देने के लिए बनाई गई थी। राउंड ट्रिप हो रहा फाइनेंसिंग फंड्स का, गाल लगा सकते हो आप, पर आप बोलोगे यहाँ तो अमाउंट काफ़ी कम है, 1 करोड़ का तो लोन है, 5% की रेट है इंटरेस्ट की, 5 लाख का इंटरेस्ट इनकम आ रही है, 5 लाख पे टैक्स भी निकालोगे आप, मान लो रेट लगा दो 30%, फिर भी क्या टैक्स आएगा? 1.5 लाख का टैक्स आएगा। खर्चा सेस क्या लगा लोगे, लगा लो, कितना आएगा? तो गाल नहीं लगाना चाहिए। देखा जाए तो अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, इन्होंने पहले तो बोल दिया राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग हो रही है, ये हो रही है, तो ये कॉमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है, ये सब बात कर दी, और टैक्स बेनिफिट ले रहे हो तो गाल लग सकता है। फिर एक नोट दे दिया ये वाला, लेकिन टैक्स बेनिफिट अगर 3 करोड़ तक का है तो गाल प्रोविजन नहीं लगते, ये लाइन थी बस। आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट काफ़ी कम थी, देखो इस काफ़ी कम अमाउंट, 1 करोड़ का तो लोन था, 5% की इंटरेस्ट की इनकम बनती, फिर टैक्स बेनिफिट देखते हैं, इनकम भी नहीं देते, टैक्स बेनिफिट, ठीक है लगा लो। लास्ट पॉइंट, बी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसने SEZ में यूनिट बनाई, और SEZ यूनिट में 50% का रिडक्शन क्लेम कर लिया, क्योंकि इसने एक्सपोर्ट वगैरह किया होगा, तो स्टार्टिंग के 5 ईयर 100% मिलता है, नेक्स्ट 5 ईयर 50% मिलता है। तो बताओ गाल लगाओगे क्या? गाल क्यों लगाओगे? रिडक्शन मिलता ही है SEZ में यूनिट बनाने पे, गाल लगाने की जरूरत ही क्या है? कुछ फर्जीवाड़ा करती तो टैक्स इवेजन हो जाता, और कंडीशन पूरी नहीं करती तो टेंडबली मिलता ही नहीं, बात ही खत्म, गाल लगाने की जरूरत ही क्या है? तो 4th पॉइंट ये भी हो गया, काम खत्म। तो गाल प्रोविजन लगेंगे नहीं, इसमें भी नहीं लगेंगे। इस क्वेश्चन में किसी में भी गाल नहीं लगा, पूछा था गाल लगाओगे क्या, ये था ये क्वेश्चन, ये कंप्लीट कर लिया अपन ने, और ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया। मैंने सारे क्वेश्चन इसके करवा दिए आपको, अच्छे से प्रोविजन करवा दिए। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क्स का आता है। अगर आपने क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए तो 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, 4 मार्क्स आपके गारंटी से आएंगे। तो सिंपल चैप्टर है, 4 मार्क्स आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो। तो इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन एक बार और देख लेना, लिख के मत देखना, बस ऊपर ऊपर से देख लेना, जो मैंने एग्जाम्पल बनवाए थे, मतलब जो क्वेश्चन थे ऑलरेडी, अगर आपने फोटो ले रखी है तो उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, वो क्वेश्चन आपके वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। और जो कंडीशन है टैक्स बेनिफिट वाली, और जो 4 कंडीशन है उसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, उसी के ऊपर इसमें क्वेश्चन बनता है गार का, या तो गार का बनता है, या आपको बताना पड़ता है टैक्स प्लानिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स इवेजन है, या टैक्स अवॉइडेंस वगैरह है, ये आपको बताना पड़ता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।